विदेश व्यापार ना दुनिया का सबसे आसान व्यापार है। जो भी चीज़ लग्जरी से नेसेसिटी की ओर जा रही हो वो बिजनेस आपको प्रॉफिट देगी। आपको ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स तक पहुंचने की, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने की। दुनिया में व्यापार का जो किंग है वो बायर है। जब आप राजा से मिलते हैं ना तो सारा साम्राज्य आपके पास आ जाता है। सेल्स बढ़ेगी तो आप प्रोडक्शन यूनिट भी लगा लेंगे, मशीन्स भी लगा लेंगे, सेटअप भी लगा लेंगे, मार्केटिंग की टीम भी हायर कर लेंगे। तो ऑलवेज ट्राई टू गेट मोर बायर, ट्राई टू क्रैक मोर सेल। दुनिया के सफल लोग नेटवर्क बनाते हैं और बाकी सभी लोग आजीवन पैसे की तलाश में भटकते हैं, काम की तलाश में भटकते हैं। आप क्या करते हैं? फ्रेशर को उठाते हैं, सस्ते में उठाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समझाते हैं, और जब वो ट्रेंड होता है सैलरी वही रहती है तो वो वहाँ चला जाता है जहाँ उसको ज़्यादा मिलती है। लिटरली ऑडियंस ने जो भी आप देख रहे हैं, आप बिजनेस छोटा करते हैं, बड़ा करते हैं, बिजनेस नहीं भी कर रहे हैं, दिस इज फॉर वन एंड ऑल। दिस पॉडकास्ट इज फॉर वन एंड ऑल। तो माहेश्वरी साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि व्हाट शुड आई कॉल यू? अ रियल लाइफ बिजनेस ओनर जो खुद 3 बिजनेसेस चला रहा है, सक्सेसफुली चला रहा है, बिजनेस कोच हैं आप, मोटिवेशनल स्पीकर आपको बुलाऊं या फिर फिटनेस फ्रीक बुलाऊं? देखिए, तो आपकी चॉइस पर निर्भर करता है कि आप जो बोलना चाहें। या भाई हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन ना, बिजनेस को लेकर मेरे मन में एक हमेशा से एक प्रश्न रहा है कि इंडिया, भारत जैसे देश में जब बिजनेस कोचेस की बात करते हैं, हो सकता है ये बात मेरी काफ़ी लोगों को कड़क भी लगेगी, कि जब बिजनेस कोचिंग की बात करते हैं तो 98% वो लोग हैं जिन्होंने या तो लाइफ में कभी बिजनेस किया नहीं है, या बिजनेस किया था फेल हो गए, या बिजनेस कोच बन गए, या उनको ये पता ही नहीं कि बिजनेस का रियल एक्सपीरियंस कैसे मिलता है। तो या तो कंटेंट यूट्यूब से, बुक से, केस स्टडीज से इधर उधर की बातें करते हैं। तो मुझे ना हमेशा ही डर लगता था कि मैं कोई ऐसी बात बोलूं जिसका मैंने प्रैक्टिकल ना किया हो और सामने वाला व्यक्ति मुझसे पूछ ले कि सर क्या आपने ये किया है। सही बात है। तो इस वजह से बिजनेस कोचिंग में आने से पहले मैंने बिजनेस किया, और जब मुझे बिजनेस में अपार सफलता मिली, डिफरेंट वर्टिकल्स पर काम किया, तो मैंने केवल उतना ही बताया जितना मैंने किया। जैसे मैंने बिजनेस में फ्रेंचाइजी मॉडल किया, तो फ्रेंचाइजी मॉडल सक्सेसफुली रन करने के बाद मैंने बताया था बिजनेस में फ्रेंचाइजी कैसे करते हैं। वाह। उस समय तक भी देखिए, फ्रेंचाइजी, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर सिमिलर मोड ऑफ बिजनेस होते हैं, लेकिन मैंने कभी डीलरशिप पर बात नहीं की। क्या बात। जब मैंने अपनी कंपनी के डीलर्स बनाए तो मैंने बताया लोगों को डीलर्स कैसे बनाते हैं। जब मैंने एक्सपोर्ट किया तब मैंने बताना शुरू किया कि भाई एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लाइफ में जो भी काम करें ना, जब वो कर लें, उसके इफ एंड बट, प्रो एंड कॉन सारे स्टडी कर लें, उसके बाद उस विषय पर बात करें, तो आपकी बात में कन्विक्शन अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, और आप बेहतर तरीके से लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। वाओ डॉक्टर माहेश्वरी, आई डू एग्री विद यू राइट नाउ कि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ सर, अपने मेंटीज को, लोगों को बोलता हूँ कि आप मेंटर चुनने से पहले ना सबसे पहले ये देखो कि उसने उस फील्ड में क्या उखाड़ा है। एज सिंपल एज दैट। मैं सेल्स सिखा रहा हूँ, 15 सालों से मैं सेल्स कर रहा हूँ, बहुत सारी कंपनीज को यहाँ से यहाँ पर लेकर गया हूँ, अपनी कंपनी को यहाँ से यहाँ पर लेकर गया हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं एलिजिबल हूँ सेल्स सिखाने के लिए। जी, थैंक्स अलॉट सर, थैंक्स अलॉट फॉर पुटिंग अप दैट पॉइंट। सर, बिजनेस एज अ होल, मेरी जो टारगेट ऑडियंस है, दीज आर ऑल बिजनेस ओनर्स। 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ का जो टर्नओवर के साथ बिजनेस कर रहे हैं, वो चाहे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, सेकंड, कोई भी हो। चैलेंजेस सर एक नहीं बहुत सारे हैं, वो सर मरे पड़े हैं लिटरली। मतलब मैं ऐसा शब्द यूज़ कर रहा हूँ, लिटरली मैं देखता हूँ दे आर जस्ट कैरिड अवे बाय देयर बिजनेस। तो मैं चाहता हूँ कि आज के इस पॉडकास्ट में थोड़ा सा हम डीकोड करें, थोड़ा सा डीप डाइव जाएं बिजनेस के अंदर और कुछ अच्छे मोती निकाल कर बाहर लाएं। जी सर, अगर स्टार्ट करें एक्सपोर्ट से, लेट सपोज कोई बंदा कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, कुछ भी चीज़ बना रहा है या फिर ट्रेड भी कर रहा है और वो एक्सपोर्ट करना चाहता है, उसके लिए कुछ टिप्स दें सर। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि देखो बिजनेस में ना एक इंडस्ट्री सबसे पहले जिस चीज़ पर डिपेंडेड है वो है सेल्स। और सेल्स लाने के लिए आपको नई स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। अभी आपने इसे एक्सपोर्ट पे मेरे से पूछा है, तो एक्सपोर्ट के बारे में खास विशेषता बताता हूँ। हम जो इंडियन बिजनेस ओनर हैं या स्मॉल स्केल पर बन रहे हैं और देख रहे हैं बिजनेस को, हम ना बड़े एक लिमिटेड टेरिटरी में देखते हैं। हम कहते हैं यार, मैं मान लीजिए दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में तो माल बेच नहीं पा रहा, हरियाणा में और पंजाब में और राजस्थान में बेचना तो और बड़ा काम है, फिर चेन्नई जाना तो और मुश्किल हो गया है ना, पूरे भारतवर्ष में कैसे बेचूंगा, और जब पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बेच पा रहा तो मैं एक्सपोर्ट कैसे करूंगा, विदेश की बात कर रहा हूँ। तो एक बात को ज़रा ध्यान से समझ लीजिए जैन साहब, कि विदेश व्यापार ना दुनिया का सबसे आसान व्यापार है। जब आप एक डोमेस्टिक ट्रेड करते हैं ना, तो उसकी कोई गाइडलाइंस नहीं है गवर्नमेंट की, आपको पैसे लेने हैं और मटेरियल देना है,
ठीक है। लेकिन जब विदेश व्यापार करेंगे तो एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहा है, मतलब दो देशों के बीच में व्यापार की संधि है, उनके बीच में ट्रेड एग्रीमेंट है। आप उस ट्रेड एग्रीमेंट को फॉलो करते हुए व्यापार करेंगे, पहली बात, राइट, जो नियम गवर्नमेंट ने बनाए हैं। राइट, तो विदेश व्यापार जो डोमेस्टिक ट्रेड है उससे ज़्यादा आसान है। आपको चाहिए क्या? आपके पास एक फर्म होनी चाहिए। सामान्यतः हर बिजनेस ओनर की एक फर्म होती है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, पार्टनरशिप हो, पब्लिक लिमिटेड हो तो और अच्छी बात है। तो एक फर्म होनी चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए, प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तभी तो सेल्स के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो सेल्स के लिए आपको क्या चाहिए? बायर। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में बायर ढूंढना दुनिया का सबसे आसान काम है, राइट, क्योंकि हमने हमारे माइंड में ऑब्स्टेकल बनाया हुआ है कि माल मैं अपने देश में नहीं बेच पा रहा तो विदेश में कैसे बेचूंगा। तो एक बात मैं क्लियर करता हूँ, बड़े मज़ेदार है। किसी ने मुझसे पूछा कि भाई एक्सपोर्ट में इतनी दूर ट्रेड कैसे करूंगा? तो मैंने कहा जब आपने अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन किया या एज ए ट्रेडर आपके पास माल है, जब आपने उसको बेचा तो माल को बेचने के बाद उस जगह तक पहुंचाने का डिस्टेंस और डेस्टिनेशन अगर 2 किलोमीटर है तो क्या आप 2 किलोमीटर देकर आएंगे? नहीं ना। एक बीच में मीडिएटर है, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टर। आपने मटेरियल जैसे अपने यहाँ से बेचा, ट्रांसपोर्टर ने आपके यहाँ से पिक किया और दूसरे के यहाँ ड्रॉप किया। ठीक है। आपके माइंड में ऑब्स्टेकल है डिस्टेंस का, और वो ऑब्स्टेकल आपका नहीं है, आपके ट्रांसपोर्टर का है। ट्रांसपोर्टर चाहे उसको 2 किलोमीटर पहुंचाए, 100 किलोमीटर पहुंचाए, 1000 किलोमीटर पहुंचाए या 10,000 किलोमीटर पहुंचाए, बेचने और खरीदने वाले के बीच में ट्रांजैक्शन होती है और बीच का काम होता है ट्रांसपोर्टर का। जैसे ही आप इस बात को समझ लेते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बायर कहाँ है। आपको केवल बायर को कांटेक्ट करना है, उससे डिटेल शेयर करनी है, जो प्रपोजल वगैरह होता है या सैम्पलिंग होती है वो काम करना है, और उसके बाद जैसी आपकी ट्रेड हो जाए मटेरियल देना ट्रांसपोर्टर को, अब चाहे वो 1 किलोमीटर हो या 1000 किलोमीटर हो। तो जो बाहर बीच की टेरिटरी है वो पूरा करता है ट्रांसपोर्टर। राइट। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, भारत सरकार ने नियम बनाए बड़े आसान। सबसे पहले फर्म होनी चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए, आप बायर को सैंपल भेजो, बातचीत करो, प्रपोजल भेजो या वीडियो कम्युनिकेशन करो। उसके बाद में जैसे आपकी ट्रेड डील हो तो आप मेटल डिस्पैच करो। तो आपको चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। आप डीजीएफटी की साइट पर जाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे और आपको लाइसेंस मिल जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत नॉमिनल फीस होती है, बिना किसी एजेंट बिना किसी मीडिएटर के आपको लाइसेंस मिल जाएगा। ओके। अब आपको फाइंड आउट करना है बायर जी। तो फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये तो हो गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जी। इसके अलावा ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्टर इंडिया, अलीबाबा, ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको इंटरनेशनल बायर से मिलवाते हैं। और मैं कहता हूँ अगर आप सेल्स एग्जीक्यूटिव भी रखते हो ना, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव भी रखते हो तो 15,000 रुपये सैलरी लगेगा कम से कम, बेयर मिनिमम 30, 35, 40, 50,000 लाखों रुपए तक का मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होता है। आप फेसबुक को अपना मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बनाओ ना, 500 रुपये की ऐड चलाओ। टारगेट आप घर बैठे कहीं भी कर सकते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट दुबई में बेचना है, तो मेरा टारगेटेड एरिया क्या? दुबई। तो आपको लीड्स कहाँ से आएंगी? दुबई से आएंगी। तो उन लीड्स पर कम्युनिकेशन करना है और आपको ऑर्डर फ्रीज करना है। तो इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए आप बाउंडेड नहीं है। आपका माइंड में ऑब्स्टेकल है कि मेरा व्यक्ति जो बायर है वो बहुत दूर बैठा है। दो तरह से प्रोडक्ट बिकता है, एक तो प्रोडक्ट दिखाकर और मीटिंग कर कर, और एक व्यक्ति जो ऑनलाइन इमेज देखता है, प्रोडक्ट पसंद करता है और ऑर्डर प्लेस कर देता है। बीच का शिपमेंट कौन करता है? जो शिपमेंट कंपनी है, ट्रांसपोर्ट। तो अपने माइंड से ऑब्स्टेकल हटाओ, इंटरनेशनल बायर ढूंढो, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्टर इंडिया पर फ्री अकाउंट बनाओ, उस सिटी में उस कंट्री के लोगों का डेटा कलेक्ट करो, उनको अपना प्रपोजल भेजो। जैसे आप अपने पड़ोस में बेचते हैं, आप पीतमपुरा कर रहे हैं, आपको डिफेंस कॉलोनी माल बेचना है तो डिफेंस कॉलोनी बायर को ढूंढते हैं आप। तो विदेश व्यापार करना बहुत आसान है, जरूरत है तो सही स्ट्रेटेजी को प्लान करने की। सो ट्रू। डॉक्टर माहेश्वरी, 2 बड़े लिमिटिंग बिलीफ आज आपने तोड़े जिन्होंने आज तक एक्सपोर्ट नहीं करा जीवन में। पहला लिमिटिंग बिलीफ डिस्टेंस का, दिमाग में है सर, सब कुछ दिमाग में लेकर बैठे हैं हम लोग। और दूसरा लाइसेंसेस का कि पता नहीं क्या क्या होता होगा, कितने लाइसेंसेस लगते होंगे, सालों लग जाते होंगे लाइसेंस मिलने में। ऐसा नहीं है जी इंडिया में। थैंक यू। इसके अलावा एक क्वेश्चन निकल कर आया मेरे दिमाग में बात करते करते। आप फर्म की बात कर रहे थे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे थे। क्या मापदंड है, मैं इस टाइम इंडिया की बात कर रहा हूँ सर, क्या मापदंड है? व्हाट प्रोसेस शुड आई फॉलो? मेरी कंपनी जो है, मान के चलिए मेरी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है इस टाइम, मान के चलिएगा मैं अपनी बात करूँ तो फर्म ही है इस टाइम। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मुझे उसे कब फॉर्म करना चाहिए, या फिर मुझे एलएलपी में जाना चाहिए, या क्या करना चाहिए? देखिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बिजनेस का फॉर्मेशन क्या है। अगर आप अकेले काम कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी भी हजारों करोड़ तक पहुंच सकती है। उसके बाद होगा एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, या ओपीसी, 1% कंपनी। इसके बाद हो गया प्राइवेट लिमिटेड। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कंपनी का फॉर्मेशन क्या है,
मैं आपको बड़े बड़े ब्रांड बताता हूँ जिन आज भी सोल प्रोप्राइटरशिप है जी। अगर आपने 1001 पेंट देखा हो तो उनकी कंपनी का नाम है संतराम निकामल जो 100 साल पुरानी कंपनी है और अब जाके उन्होंने उसको प्राइवेट लिमिटेड किया है। ओके। अगर मैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करूं, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, मेंटोर भी हैं मेरे, दिनेश गुप्ता जी, उनकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को बेचते बेचते उन्होंने 500 करोड़ रुपए में इंडिया मार्ट को वो कंपनी हैंड ओवर कर दी। ओके। 500 करोड़ में। ओके। आपको जान के आश्चर्य होगा उनकी ऑथराइज कैपिटल सिर्फ 1 लाख रुपए है। उनके शेयर का प्राइस पता है कितना है? 1,11,132 रुपए ओह, प्राइवेट वैल्यूएशन में। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता फॉर्मेशन क्या है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके प्रोडक्ट क्या है, आपकी राइट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, आप कस्टमर को कैसे अप्रोच करते हैं, आपके प्रोडक्ट का जो प्राइस है क्या वो मार्केट में कंपटीशन में खरा उतरता है, राइट, या अगर ज़्यादा भी है तो उस पर वैल्यू एडिशन आप क्या दे रहे हैं। तो फर्म का रजिस्ट्रेशन हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, हाँ ये अंतर होता है कि जब हम विदेश व्यापार करते हैं या किसी बड़ी इंडस्ट्री से डील करते हैं और हमारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होती है तो वहाँ वेटेज मिलती है कि ये कोई इंडिविजुअल आदमी का काम नहीं है, राइट, इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत ये कंपनी एक कॉर्पोरेट है, चाहे उसका आकार कुछ भी हो। राइट। रिलायंस कंपनी भी एक प्राइवेट लिमिटेड है और आपकी कंपनी भी प्राइवेट लिमिटेड है। रिलायंस की पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी है और रिलायंस की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है। तो जो सर्टिफिकेट एक नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाले को मिलता है वही सर्टिफिकेट मुकेश अंबानी के पास है। जो सर्टिफिकेट मेटास ओवरसीज लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी मेरे पास है वही मुकेश अंबानी के पास है। राइट। केवल अंतर क्या है? व्यापार के आकार का और प्रारूप का। जैसे जैसे आप स्केल अप करते जाएंगे आप बिजनेस में आगे बढ़ते जाएंगे, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती चली जाएगी। तो इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कुछ भी हो या फर्म कुछ भी हो, आपको ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स तक पहुंचने की, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने की, सेल्स के वॉल्यूम को बढ़ाने की। कहते हैं कि दुनिया में व्यापार का जो किंग है वो बायर है, और बायर जब आप राजा से मिलते हैं ना तो सारा साम्राज्य आपके पास आ जाता है। वेरी ट्रू। सेल्स बढ़ेगी तो आप प्रोडक्शन यूनिट भी लगा लेंगे, मशीन्स भी लगा लेंगे, सेटअप भी लगा लेंगे, मार्केटिंग की टीम भी हायर कर लेंगे जी। तो ऑलवेज ट्राई टू गेट मोर बायर एंड ट्राई टू क्रैक मोर सेल। जी बिल्कुल। सेल्स पे सर हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं बिकॉज वो मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ और सबके सामने रखना चाहता हूँ। उससे पहले व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और LLP? देखिए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो कंपनी है ना, उसमें क्या होता है, मान लीजिए कई बार होता है दो लोगों ने मिलकर व्यापार किया, दो दोस्त हैं, पार्टनर बन गए। अब वहां पर ना उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। इन केस बिजनेस में लॉस हो जाता है तो यदि एक व्यक्ति देने में सक्षम नहीं है तो दूसरे से ले लेंगे। मतलब उसकी पर्सनल एसेट्स तक भी उसमें शामिल हो जाएगी। राइट। जब हम पार्टनरशिप की बात करेंगे, राइट। जो भारतीय पार्टनरशिप अधिनियम 1932 के अंतर्गत पार्टनरशिप डीड बनी है तो डीड में लिखा होता है प्रॉफिट रेशो कुछ भी हो 50-50, 40-60, उसके बावजूद भी आपकी पर्सनल एसेट तक काउंट हो जाएगी। ओके। बट अगर आपने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बना दी, इसके वर्ड में लिखा हुआ है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप तो है लेकिन आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। केवल और केवल आपकी फर्म पर जितनी एसेट्स हैं, संपत्तियां हैं, उसी से पैसा वसूल किया जा सकता है। ओके। मान लीजिए आपकी कंपनी जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है वो 10 लाख रुपए की है, तो 10 लाख में उस एसेट्स को बेच के जो रिकवर होता है वही कर सकता है। आपकी पर्सनल एसेट सेफ रहती है। इसीलिए समझदार लोग पार्टनरशिप करने की जगह लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप करते हैं। यही बात सोल प्रोप्राइटरशिप पर आती है जी। सोल प्रोप्राइटर है, एक पैन नंबर है, मतलब आपका पैन नंबर और आपकी कंपनी का पैन नंबर सेम है। तो आपकी घर तक की सारी संपत्ति, आपकी गाड़ी, आपका घर, आपके पर्सनल एसेट्स सब शामिल हो गई। ओके। लेकिन अगर आपने OPC बनाया, 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, तो 1 पर्सन कंपनी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, अलग से पैन कार्ड, तो केवल उस कंपनी की एसेट रिकवर हो सकती है। ओके। इसीलिए आपको हमेशा फॉर्मेशन अपनी आइडेंटिटी को अलग रखना है और कंपनी को अलग रखना है। सेम एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट है, लिमिटेड है, बट एक कंपनी है। तो जितनी आपकी कैपिटल है, जितनी आपकी शेयर कैपिटल है, जितनी एसेट्स कंपनी के नाम पर है, वही रिकवर की जा सकती है। इसीलिए अगर आप बिजनेस में अपार सफलता हासिल करना चाहते हैं तो बिजनेस का फॉर्मेशन अच्छे से करें। कहते हैं ना कि भारत जैसे देश में कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी को ड्राफ्ट करवाना है तो वो पता है कब जाता है, जब कोई ना कोई लीगल फॉर्मेलिटीज आ जाती है या कहीं ना कहीं को ऑब्स्टेकल आ जाता है। करेक्ट। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में आप देखेंगे तो वो ट्रेड करने से पहले लीगल ट्रेड लाइसेंसेज लेते हैं। हमारे यहाँ ट्रेडमार्क कब लेते हैं? व्यापार चल गया, सेट हो गया, बहुत बढ़िया चल गया, उसके बाद ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करते हैं, बाद में पता लगता है वो ब्रांड किसी और के नाम रजिस्टर है। या आपके किसी कॉम्पिटिटर को पता लग जाए कि आपका जो ट्रेड है ना वो ब्रांड आपके नाम से रजिस्टर्ड नहीं है, वो पहले रजिस्टर करा के रख लेगा और बाद में आपसे उसकी रॉयल्टी मांगेगा या आपके ऊपर
एक तरह का मानहानि का दावा करेगा, भाई मेरे ब्रांड को यूज़ कर लिया बंदे ने। फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, बंदे कंपनी का व्यापार, कोई भी व्यापार शुरू करने से पहले सारे लाइसेंसेज, अप्रूवल्स, ट्रेडमार्क्स सब सिक्योर करते हैं। दैट इज कॉल्ड वर्चुअल एसेट। अपनी एसेट को सिक्योर करते हैं, फिर पैसा लगाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरत है सही तरीके से बिजनेस का फॉर्मेशन करने का। अगर आपका विजन और बड़ा है तो आपको डायरेक्ट फर्स्ट लेवल से पब्लिक लिमिटेड कंपनी जाना चाहिए जी। क्योंकि पब्लिक लिमिटेड जब भी आप आईपीओ लेकर आएंगे या आप शेयर मार्केट में जाना चाहेंगे, इन्वेस्टर से मिलना चाहेंगे, और अगर आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर्मेशन है तो आप समझ लीजिए इंडिया में कंपनी फॉर्मेशन के सबसे टॉप मॉडल पर आप हैं। तो आपकी चॉइस, आपके विजन, आपके फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर व्यापार को या कंपनी को फॉर्मेट करेंगे। बिल्कुल ठीक। बट सर इसमें से एक फॉलोअप क्वेश्चन निकला है, क्विकली पूछना चाहता हूँ माहेश्वरी साहब। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी और ओपीसी तो मुझे एज ऑफ नाउ एक तरफ दिख रही है, और फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म एक तरफ दिख रही है एज फार एज दी रिस्क इज कंसर्न। यस। तो जो प्रोप्राइटर है, फर्म खोल के बैठा है, वो तो फिर रिस्क पर है सर। बिल्कुल है। आप ये समझ लीजिए कि समस्याओं का ना कोई आकार नहीं होता, ये तो आपके हल करने की क्षमता पर डिपेंड करती है, आपके लिए छोटी है बड़ी। एक बड़ा प्यारा सा एक सेमिनार में मैं बोल रहा था, मैंने पूछा नहीं जी समस्या तो हम हल कर सकते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो पूछता हूँ, 10 में से 3 गए, कितने बचे जी? तो 99% ऑडियंस ने कहा कि 7 बचे। ठीक है ना, क्योंकि छोटी सी बात है। ये बात एक छोटे से केजी के बच्चे से पूछो तो उसको बहुत देर लगेगी समझने में। वो बोले हम तो इंटेलिजेंट हैं, हम हाईली क्वालिफाइड हैं, बिजनेस कर रहे हैं। मैंने कहा पूछो बताओ 10,972 में से 6,176 गए तो कितने बचे? है तो डिजिट ना। कैलकुलेटर के लिए ईजी है क्योंकि उसके लिए वो डिजिट है। तो आपको ये समझना है कि जो आपको पता है वो तो बेहतर है, पर जो आपको नहीं पता वो किससे पता चलेगा। एक बड़ी प्यारी स्टेटमेंट मेरी वायरल हुई है, बहुत बार वायरल हुई है, कि कोई भी ज्ञान ना केवल वो नहीं है जो आप जानते हैं, ज्ञान वो भी है जो दूसरा जानता है। तो सबसे अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो सबसे पहले ये पता करो कि आपको क्या पता है। ये तो आपको पता ही है, तो ये पता करो आपको क्या पता है, फिर ये पता करो आपको क्या नहीं पता। जब आपको ये पता लग जाए कि आपको ये नहीं पता, तो ये पता करो ये जो आपको नहीं पता ये किसको पता है। क्या बात। जब ये पता लग जाए जो आपको नहीं पता वो जिसको पता है, तो ये पता करो कि वो आपको कैसे बताएगा। और जिस दिन जो आपको नहीं पता और वो जिसे पता है उससे अगर आपने पता कर लिया, तो आप जीवन में वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पहुँचना लोगों के लिए एक विकट समस्या होता है, बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल होता है। तो मैंने लाइफ में हमेशा ये सोचा कि भाई जो चीज़ हमें नहीं आती उस चीज़ के विषय विशेषज्ञों से मिलो। जैसे सेल्स अगर हमें ग्रो करनी है तो अपनी क्षमताओं का तो 100% हम कर चुके। जैन साहब जैसे लोग अगर सेल्स में मिल जाएं तो उसकी ग्रोथ वहाँ आ जाएगी जो नॉलेज आपके पास है। तो हमेशा सीखने का प्रयास करो, नई नई चीज़ों को अडेप्ट करो, नए मेथड, नए सिस्टम, क्योंकि दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है। और इस बदलाव के साथ में अगर आपने परिवर्तन नहीं किया तो आउटडेटेड हो जाएंगे। तो आउटडेटेड ना हो उसके लिए ज़रूरत है हर नई चीज़ को सीखने और समझने पर अगर ध्यान लगाओगे तो एक जीवन कम पड़ जाएगा। जिस व्यक्ति को वो आता है उसको अपने साथ लो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। आप ऑफ कैमरा यही बात बोल चुके हो अभी मॉर्निंग में। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब। मुझे तो मैं बताना चाहता हूँ ऑडियंस को कि लिटरली गूज़बम्स आ गए, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। प्लीज़ आप बताइए अभी के अभी कॉमेंट सेक्शन करके कैसा लग रहा है आपको, क्विकली कॉमेंट कीजिए। फाइन जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सपोर्ट्स जी। सर सेल्स कही जाती है बिजनेस की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन है, लाइफलाइन है, ऑक्सीजन है। आज भी मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स आर स्ट्रगलिंग इन सेल्स। जी। सेल्स के बारे में थोड़ा सा प्लीज दुनिया को बताइए सर, आपका पर्सपेक्टिव। देखो जैन साहब, सेल्स जो एक वर्ड है ना, उसमें लोगों को लगता है माल बेचना है, और सच में है भी। पर सेल्स के ना इतने सारे प्रारूप हैं कि यदि आप किसी भी एक प्रारूप को पकड़ लें तो आपकी इंडस्ट्री आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे। जैसे सेल्स को बेचने के तरीके क्या है? एक है डायरेक्ट सेल जो हम कंज्यूमर को बेच रहे हैं, एक है B2B सेल। अब B2B के ही अपने बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। जैसे आपने अपनी इंडस्ट्री में डीलर बनाए, आपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, आपने फ्रेंचाइजी बनाए, आपने C&F बनाए, आपने सुपर स्टॉकिस्ट बनाए। तो ये भी सेल्स का एक फार्मूला है। तो एक रिटेल सेल हो गया। अब जो रिटेल सेल है वो हो गया डायरेक्ट कस्टमर को भी, ई कॉमर्स के जरिए भी, और एसोसिएट पार्टनर के जरिए भी, जो ना तो आपका डीलर, ना डिस्ट्रीब्यूटर, ना फ्रेंचाइजी है, करेक्ट, लेकिन एसोसिएट पार्टनर है। तो सेल्स का पहला प्रारूप हुआ। दूसरा मैंने आपको बताया फ्रेंचाइजी, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F, सुपर स्टॉकिस्ट। तीसरा हुआ आपने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्या हुआ कि आपने एक्सपोर्ट के साथ साथ कोलैबोरेशन करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, कि भाई आपने किसी ऐसी कंपनी को पकड़ा साथ में जिस कंपनी का प्रोडक्ट आपका कॉम्पिटिटर नहीं है पर आपकी सपोर्टिंग इंडस्ट्री है। जैसे मैं वॉशिंग मशीन बनाता हूँ पर सर्फ एक्सेल से मैंने टाई अप कर लिया, तो मेरी वॉशिंग मशीन की एडवर्टीजमेंट में सर्फ एक्सेल दिखाता हूँ। सर्फ एक्सेल अपनी वॉशिंग मशीन में, मतलब सर्फ एक्सेल जब उसको बेचता है तो एडवर्टीजमेंट में वॉशिंग मशीन दिखाता है।
तो एक सब्स्टिट्यूट मार्केटिंग आपको मिल गई। तो तरीके बहुत सारे हैं, किसी भी एक तरीके को आप पकड़े, उस पर काम करना शुरू करें, जी बिल्कुल। और काम करते करते जब सेल्स का वॉल्यूम बढ़े तो डिफरेंट वर्टिकल्स ऑफ सेल जरूर खोलें। Yes, जैसे yes. कुछ लोगों को लगता है नहीं मैं तो जी ऑफलाइन ही बेचता हूँ, मेरे डीलर भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं और डायरेक्ट भी बेचते हैं, तो क्या आप ऑनलाइन बेचते हैं? नहीं। अब ऑनलाइन के बहुत सारे प्रारूप खुल गए, बहुत सारे। जैसे आपने खुद सोशल मीडिया के थ्रू सेल्स करना शुरू किया, फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के जरिए सेल्स करना शुरू किया, इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया, आपने प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन कराया या प्रोडक्ट रिव्यू कराया या प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कराया, ये भी एक तरीका है बेचने का। या आपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना लिए जिससे आप सेल कर रहे हैं, या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से टाई अप करके उनके प्लेटफॉर्म के जरिए नए लोगों तक पहुंचे जी, या ई कॉमर्स किया। अब कुछ लोग ई कॉमर्स का मतलब ये समझते हैं खुद की वेबसाइट बनाएंगे, तो समझ लीजिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के अथाह समुद्र में पानी की एक बूंद है आपकी एक वेबसाइट, बूंद का भी 1000वां हिस्सा है। तो ज़रूरत क्या है, अगर आपको ई कॉमर्स करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा जहाज बनाएं, अगर आपको बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो जहाज बने हुए वहाँ पर अपना माल लोड करें ना। तो आपको क्या करना है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, मीशो ऐप है, इतने हज़ारों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिनके ज़रिए आप अपने सेल्स के वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। पैरेलल खुद का प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट वहाँ पर ई कॉमर्स के जरिए कर सकते हैं। राइट। तो आपको सेल्स का ना एक फनल बनाना पड़ेगा कि मैं डायरेक्ट सेल्स इस तरह से करूँगा और एसोसिएट पार्टनर से इस तरह से करूँगा, कमीशन एजेंट्स इस तरह से बनाऊँगा। फाइन, मैं अगर इन्फ्लुएंसर्स के तरीके से करूँगा तो ये तरीके रहेंगे। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए करूँगा, ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट, एक्सपोर्टर इंडिया, अलीबाबा, तो एक ही तरीका रहेगा। या मैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाऊँगा तो एग्जिस्टिंग B2B प्लेटफॉर्म है उनसे ऐसे करूँगा, या खुद का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाऊँगा तो ऐसे करूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा तो ऐसे करूँगा। 50 से ज़्यादा ऐसे तरीके हैं जिसमें सेल्स के वॉल्यूम को बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते आपका माइंड ऑब्स्टेकल में ना आए कि यही एक तरीका है, मैं तो ऐसे ही सेल करूँगा। डिफरेंट वर्टिकल्स को सर्च करें, सेल्स की नई टीम बनाएं, जितनी टीम बेहतर काम करेगी उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। उतना अच्छा। डॉक्टर माहेश्वरी, मज़ा ही आ गया। जो वर्टिकल्स की आपने बात करी ना, मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स वहीं अटके पड़े हैं कि यार मैं तो ये 2 चीज़ें कर रहा हूँ, बस ऐसे ही आगे बढ़ना है, उसको आगे वो ब्लाइंड लगा के चल रहा है, उसको दिख ही नहीं रहा है जी। तो ये चीज़ गलत है। ठीक है जी। तो अलग अलग वर्टिकल्स, आपने इतने सारे वर्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया अभी, दैट इज़ रियली ट्रू कि उसको अपने वर्टिकल्स को, प्रारूपों को बढ़ाना पड़ेगा जी, डेफिनेटली बढ़ाना पड़ेगा। अब उस सेल्स के अप्रोच में वो बिजनेस ओनर कहाँ दिक्कत क्रिएट कर रहा है अपने लिए, कि या तो वो बिजनेस ओनर खुद पिच करने जा रहा है या फिर उसका सेल्स पर्सन पिच करने जा रहा है। अब या तो वो 1-to-1 पिच कर रहा है या फिर ईमेल पर, कॉल पर पिच कर रहा है, क्लोज नहीं कर पा रहे हैं सेल्स को। उसके बारे में क्लोजिंग ना बड़ी प्यारी स्किल है। मैंने बहुत सारे बिजनेस ओनर को देखा है कि वो अपने क्लाइंट को प्रपोजल देते हैं या एक मीटिंग में उनको पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, प्रोडक्ट दिखा देते हैं, सैम्पलिंग करा देते हैं, लेकिन क्लोजिंग स्किल्स में वो तेज नहीं होते। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ना सेल्स की प्रॉपर टीम होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरर्स को लेकर मैं एक स्पेशल बात कहना चाहता हूँ। मैन्युफैक्चरर का फोकस क्या होता है, बढ़िया मशीनें लगाऊंगा, अच्छे लेबर रखूंगा जो प्रोडक्शन यूनिट चलाए उनकी, अच्छा फोरमैन रखूंगा, अच्छा प्रोडक्ट डेवलपर रखूंगा, कैट डिजाइनर रखूंगा जी। वो सारा का सारा फोकस ना मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड माइंडसेट पर चलता है। ट्रू, ठीक है। लेकिन दुनिया की बड़ी से बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जिस पर खड़ी है वो है सेल्स। और एक रेशो होता है, 5:1 का रेशो होता है। एक परिवार में आप देखते हैं ना, जिसको कहते हैं छोटा, समृद्ध और बढ़िया परिवार, उसमें क्या होता है, 5 लोगों के सदस्यों का परिवार हो तो उसको ना तो छोटी फैमिली बोलेंगे ना बड़ी बोलेंगे। हाँ, अगर 2-3 लोगों की फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा, कहेंगे छोटा परिवार है। अगर हस्बैंड वाइफ और 4 बच्चे हो जाएं तो थोड़ा ठीक परिवार है। हस्बैंड वाइफ, माता पिता और 2-3 बच्चे हो जाएं तो कहेंगे मतलब छोटी फैमिली से थोड़ी सी बड़ी फैमिली है। प्रॉब्लम क्या है कि मैन्युफैक्चरर सारा फोकस ना सिंगल साइड लगाता है, मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड टीम बनाता है। 5:1 का रेशो होना चाहिए। हर 5 प्रोडक्शन यूनिट के एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक सेल्स का बंदा होना चाहिए। अगर आपकी फैक्ट्री में 20 मैन्युफैक्चरिंग की लेबर है तो 5:1 4 आपके पास सेल्स एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। क्या क्योंकि मैन्युफैक्चरर का एक ही काम है, मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊं, मैं लेबर बढ़ाऊं, मैं मशीन्स बढ़ाऊं, लेकिन ये कब होगा, जब सेल्स बढ़ेगी। तो आपको अपनी कंपनी में मुखिया चाहिए, और सेल्स का बंदा मुखिया होता है। मुखिया की जिम्मेदारी है काम लाना और बच्चों को पालना। वेरी ट्रू। और जब एक कंपनी का मालिक खुद ही मुखिया बन जाता है तो वो गलत परिवार के रेशो में चला गया। 20 फैक्ट्री में लेबर है और 1 मुखिया है, तो या तो 5 मुखिया बनाओ, अपने जैसे 5 लोगों को और जोड़ो, एज ए डायरेक्टर, राइट, एज ए प्रोमोटर, एज ए इन्वेस्टर, है ना, या एज ए पार्टनर। या अगर आपको लगता है मुझे अपने हाथ में कंपनी रखनी है तो मुखिया 2nd लेवल के बनाओ। कहते हैं ना प्रधान और उप प्रधान,
प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, बिल्कुल आप ओनर, तो आपके पास सेल्स की टीम होनी Sales की चाहिए। 5:2, मैं मानता हूँ, मतलब सबका रेशो अलग हो सकता है। जी। मेरी फैक्ट्री में जितने वर्कर हैं 5:1 के रेशो में मेरे पास सेल्स की टीम है, और मेरा फोकस प्रोडक्शन बढ़ाने से पहले सेल्स की टीम को बढ़ाना रहता है। और जब मैं सेल्स की टीम बढ़ाता हूँ तो सेल्स का वॉल्यूम आता है, प्रेशर Volume आता आता है। दुनिया का सबसे आसान काम है प्रोडक्शन यूनिट लगाना, हम्म। पैसे दे के माल खरीदना है, मुश्किल तो बेचना है। ओ यस। तो मुश्किल चीज़ों पर काम करेंगे तो आसान चीज़ों के ढेर लग जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, माइंडसेट ही शिफ्ट कर दिया आपने, मतलब ओ यस। इसके बारे में सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी अमूमन बिजनेस ओनर्स के साथ हर वक्त डील करता हूँ, तो मैं जो देखता हूँ ना नंबर्स, मेरे टारगेट जो मेरे ऑलरेडी क्लाइंट्स चल रहे हैं उनके नंबर्स इस तरह बोल रहे हैं इस टाइम कि 200 अगर उनके पास टोटल लोग हैं तो उनके पास 5 के रेशो के हिसाब से आप कह रहे हैं 40 लोग सेल्स में होने चाहिए। हाँ जी, और ये नहीं होता, नहीं है, नहीं होता, मैंने बहुत जगह चेक किया। 20 के आसपास नंबर चल रहा है हाँ जी। उनका, जस्ट हाफ। एक मैन्युफैक्चरर कहता है ना कि मेरा सेल्स का वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, मैं अपने प्रोडक्शन यूनिट को नहीं बढ़ा पा रहा, मैं चाहता हूं कि मेरी इंडस्ट्री ग्रो हो। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ना व्यापार में एक चीज पर फोकस करते हैं हमारी। अच्छा एक बात बताता हूं, मान लीजिए फिजिकली कोई आपको बच्चा मिले, उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, ना तो उसके चेहरे पर मैच्योरिटी आ रही है, ना ही उसके शरीर और उसके मानसिक संतुलन में ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा हो गया। तो ऐसे बच्चे को क्या कहेंगे? विलक्षित बच्चा। या एक बच्चा है, उम्र बढ़ती जा रही है पर हाइट नहीं बढ़ रही, तो उसको क्या कहेंगे? बोना रह गया, है ना। इसका मतलब बॉडी का विकास तब बढ़िया माना जाएगा जब वो सेम रेशो में बढ़ेगा। हाइट भी सेम बढ़नी चाहिए, चेहरे पर मैच्योरिटी सेम रेशो में आनी चाहिए, है ना। बॉडी ऑर्गन्स, माइंडसेट, सब कुछ बढ़ना चाहिए। तो व्यापार में हम ऐसा क्यों करते हैं कि 5 ऑर्गन्स में से एक को बढ़ाते हैं कि मेरी प्रोडक्शन यूनिट बढ़ती जानी चाहिए, विलक्षित बच्चा बन जाएगा। ओह यस। अगर अनुभव बढ़ने के साथ साथ आपका व्यापार अनुपातिक रूप से नहीं बढ़ रहा है तो इनडायरेक्ट वे में आप घट रहे हैं। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं प्लीज। जब आपने व्यापार शुरू किया 1 साल हो गया तो आप कहेंगे मेरे को 1 साल का अनुभव है, अगले साल डबल हो जाएगा अनुभव। तो क्या दूसरे साल आपकी यूनिट सारी चीजें सेम रेशो में डबल हुई, फैक्ट्री उतनी बड़ी है, लेबर उतनी है, सेल्स उतनी है, तो आप 50% कम रह गए। ओह माय गॉड। जब आपका एक्सपीरियंस 1 साल बढ़े 100%, तो सेल्स 100% और बढ़नी चाहिए, 100% आपका प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, स्टाफ बढ़ना चाहिए। आप प्रोडक्शन की लेबर तो बुला लोगे, मशीन तो आपके पास है नहीं, तो मशीन बढ़नी चाहिए। तो बॉडी के ऑर्गन जैसे एक रेशो में बढ़ते हैं, वैसे इंडस्ट्री जब सेम रेशो में बढ़ेगी तब आप ग्रोथ पर जाएंगे। अदरवाइज आप या तो ओवरलोडेड रहेंगे या अंडरलोडेड रहेंगे। जी बिल्कुल, है ना। आपके पास सेल्स ज़्यादा है, माल बनाने वाले लोग नहीं है, या आपके पास लोग ज़्यादा है पर सेल्स नहीं है। सेम रेशो में बढ़ना चाहिए। सेल्स बढ़ रही है, मार्केटिंग सेम रेशो में बढ़ेगी। कहते हैं ना सेल्स नहीं बढ़ रही क्योंकि मार्केटिंग नहीं बढ़ रही जी। मार्केटिंग को 20% बढ़ाएंगे तो सेल्स भी 20% बढ़ेगी, एटलीस्ट 10% तो बढ़ेगी। करेक्ट। तो मेरा ऐसा मानना है कि सेम रेशो में हर चीज़ पर काम करो, सेल्स पर, मार्केटिंग पर, प्रोडक्शन पर, ट्रेडिंग पर, नेटवर्किंग पर। दुनिया के सफल लोग नेटवर्क बनाते हैं और बाकी सभी लोग आजीवन पैसे की तलाश में भटकते हैं, काम की तलाश में भटकते हैं। ट्रू। तो नए मेथड क्या हैं नेटवर्क बनाने के? आज भारत सरकार ने MSME डिपार्टमेंट बनाया है, NSIC बनाया है, SIDBI बनाया है। ऐसे लोगों के संपर्क में जाएं, बिजनेस मीट्स में जाएं, बिजनेस एसोसिएशंस का पार्ट बने, बिजनेस कोचिंग्स में जब आप जाते हैं तो एक माइंडसेट। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा कोई कोर्स करें, इतने सारे बिजनेस कोचेज हैं, अलग अलग कोर्सेज करा रहे हैं, और वो चीज़ अगर आपको आती भी है तब भी जाएं जी। उससे फ़ायदा क्या होगा? जो आती है वो रिवाइज होगी। ओह यस। प्लस वहाँ पर आपको उस माइंडसेट के 100 लोग 200 लोग मिलेंगे, सबसे तो आपका नेटवर्क बनेगा। तो पावरफुल लोग नेटवर्क बनाते हैं और बाकी लोग आजीवन काम की तलाश में भटकते हैं। तो बिल्ट योर नेटवर्क इन योर सेम इंडस्ट्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना रखा PhD, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, FICCI, ये ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर बने। हम कहते हैं यार सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में जाके क्या होगा? आप जाएंगे तो आप जैसे हज़ारों लोग मिलेंगे और नए विचार खुलेंगे, एब्सोल्युटली, तो आप नेक्स्ट लेवल जाएंगे। जी बिल्कुल। तो ऑर्गन्स की तरह 5 डायमेंशंस पर एक साथ काम करना है आपको, तो बिजनेस का विकास होगा। अब आप एक ही ढर्रे से पुराना प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट में क्या इनोवेशन करेंगे, क्या रिनोवेशन करेंगे जी, या क्या वैल्यू एडिशन करेंगे, जी। या क्या नए प्रोडक्ट और इंट्रोड्यूस करेंगे। हम हर 3 से 4 महीने में नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। इसी वजह से हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेते हैं कि हम नया प्रोडक्ट लाए हैं तो प्रीमियम मार्जिन हम लेंगे। जब तक कॉम्पिटिटर उसको कॉपी करेगा तब तक हम और नए प्रोडक्ट लेके आ जाएंगे, जब तक पुराने प्रोडक्ट में रूटीन मार्जिन रह जाएगा। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं सेल्स को लेकर, एक्सपेंशन को लेकर। एक्सपेंशन पे जो काम नहीं करेगा जी, वो पीछे रह जाएगा। बच्चा बड़ा तो हो जाएगा पर हाइट कम रह जाएगी, बाद में उसको बोना कहेंगे कि अनुभव ज़्यादा है पर है छोटा। जी बिल्कुल। मुझे लगता है डॉक्टर साहब आज का ये पॉडकास्ट ना कुछ बिजनेस ओनर्स के लिए डरावना होने वाला है, और मैं चाहता हूँ कि डरावना हो, तभी तो वो ग्रो करेंगे, तभी तो वो अपने कुएं से बाहर निकलेंगे कूद कर और फिर ग्रो करेंगे। जी ठीक है जी।
सर दो एस्पेक्ट को हम लेते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, बिजनेस में। दो मेजर एस्पेक्ट को अभी के लिए हम पकड़ते हैं। वन इज मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर वन इज मार्केटिंग एंड सेल्स। जी। दुनिया की बड़ी कंपनीज, आप एप्पल ले लीजिए, आप कोका कोला ले लीजिए, जी। क्या ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही है? आंसर इज नो। ये तो बोलते हैं दीज आर दी मार्केटिंग कंपनी। वो मार्केटिंग करती हैं, ब्रांड बड़ा करती हैं और धड़ल्ले से बेच रही हैं। मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स, इंडिया की बात करता हूँ, मुझे बाहर का नहीं पता, इंडिया में मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स, चाहे तो वो 5 करोड़ कर रहा है, चाहे वो 50 करोड़ कर रहा है, 100 करोड़ कर रहा है, मैक्सिमम ऑफ देम आर फोकस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग। मार्केटिंग सेल्स मरी पड़ी है सर। तो यहाँ पर भी वही रेशो चलेगा जो आपने अभी भी बताया। मैंने बताया कि तो 5:1 रेशो होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपके पास 20 लोग हैं तो 20 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 4 लोग आपका सेल्स एंड मार्केटिंग में होने ही चाहिए। अगर कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हायर करना मुश्किल है, तो आप वर्चुअल लोगों को हायर करें। जब आपको मार्केटिंग करनी है तो लीड्स चाहिए, तो फेसबुक को पे करेंगे तो फेसबुक 500 रुपये पर डे से एन नंबर ऑफ अमाउंट तक आपसे लेकर आपको लीड दे सकता है। और ये वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जिसको आप जिस दिन चाहो उस दिन काम करेगा, जिस दिन ना चाहो काम नहीं करेगा। बिल्कुल। आप दिल्ली में रहते हैं, आपको मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए, उससे आपको मार्केटिंग करवानी है, मान लीजिए चेन्नई में, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जाना रहना खाना पीना बहुत महंगा है। फेसबुक से बोलो ना मेरी ऐड चलानी है चेन्नई में, मेरी ऐड चलानी है मुंबई में, मेरी ऐड चलानी है यूपी में, मेरी ऐड चलानी है दुबई में, मेरी ऐड चलानी है कनाडा में जी। तो वर्चुअल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आपको लीड देता है जी, और कम पैसे में आपको ज़्यादा लीड जनरेट करके देता है जी बिल्कुल। और बाउंडेड नहीं है कि हर महीने सैलरी देनी है। राइट। तो टूल्स आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में जो इंफॉर्मेशन की पावर को, जी, डिजिटल की पावर को ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल करेगा, वो ज़्यादा आगे बढ़ेगा। वो ज़्यादा। बस एक अंतर ये है कि मैन्युफैक्चरर को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बैठने के बाद भी कम से कम 10 बाई 20 का एक स्पेस चाहिए जहां पर वो मार्केटिंग की टीम को बिठा सके। कहते हैं ना कि बैठा हुआ व्यक्ति जब पैसे लेता है ना तो ध्यान वहाँ फोकस जाता है, तो जब वहाँ फोकस जाएगा तो लगेगा कि नहीं इनसे काम भी लेना है, और जब काम लेना होगा तो आपको ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारे पैरामीटर्स दिखेंगे, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी करा सकते हैं, ये भी करा सकते हैं। और आजकल तो फ्रीलांसर्स मिल जाते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। राइट। आपको माइंडसेट डाइवर्ट करना पड़ेगा कि 80% अगर मेरा फोकस प्रोडक्शन यूनिट में है तो 20% फोकस मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग में करना है। जी बिल्कुल। और धीरे धीरे जब 20% से 30, 40, 50, 60 जाएगा और 80% फोकस हो जाएगा सेल्स एंड मार्केटिंग में, तो जो 20% का यूनिट आपका होगा वो उस यूनिट से 5 गुना बड़ा होगा जो 80% फोकस करने पर आपके पास था। तो मैं तो अपनी इंडस्ट्री में क्या करता हूँ, मेरा 90% टाइम जो जाता है जी, वो नए रिनोवेशन, इनोवेशन, डेवलपमेंट और नए लोगों को सेल्स टीम में जोड़कर सेल्स का वॉल्यूम पैदा करके, जब सेल्स का वॉल्यूम आए तो प्रोडक्शन का प्रेशर आए, प्रोडक्शन के प्रेशर को पूरा करने के लिए मशीन्स खरीदें। और सेल्स का एक सीधा सिद्धांत है, ऑर्डर मिलेगा तो एडवांस मिलेगा, उन्हीं का पैसा लेके उन्हीं की प्रोडक्शन यूनिट पर लगाना है। तो सबके अपने अपने तरीके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें सेल्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जी बिल्कुल। बातों ही बातों में सर आपने परेटो प्रिंसिपल भी एक्सप्लेन कर दिया, 80-20। सर मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स आज के टाइम में फील्ड एग्जेक्टिव्स जैसे जो हायर करते हैं, कि मान के चलिए कोई दिल्ली की कंपनी है, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली की कंपनी है, उसको साउथ में मार्केट खड़ी करनी है जी। अब डेफिनेटली वो दिल्ली का बंदा तो हायर नहीं करेगा, वो वहीं का बंदा हायर करेगा। या अब उनको या तो वहाँ पर एक ऑफिस सेटअप करना पड़ेगा। अगर ऑफिस सेटअप नहीं भी करा तो मान के चलिए उसने 50,000 रुपये का बंदा रखा चेन्नई मार्केट को कैटर करने के लिए। 50,000 रुपये तो सैलरी हो गई, 50,000 रुपये अब उसकी हो गई घूमने की कॉस्ट। जी, सेल्स में तो सर यही गेम चलता है, बिल्कुल। सैलरी से भी ज़्यादा वो लेके जाते हैं, राइट। तो 1 लाख रुपये वो चार्ज कर रहा है विज़ जो आपने अभी बताया, ऑफिस सेटअप नहीं है, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल ये है। सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल। तो यहाँ पर सर ये गेम बहुत नेक्स्ट लेवल हो सकता है शायद, फील्ड ये डिजिटल। मैं इसका शॉर्टकट आपको बताता हूँ, प्लीज। सपोज मेरी एक यूनिट दिल्ली में है और सेल्स का वॉल्यूम बहुत अच्छा जनरेट कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ मुझे चेन्नई में काम करना है, तो मुझे सबसे पहले रिसर्च करना है कि चेन्नई में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड है भी या नहीं, या मेरे पास लीड आती भी है या नहीं। तो लीड लाने के लिए मैं पहले 50,000 का एम्प्लॉय रखूँ और 50,000 रुपये महीने का ऑफिस सेटअप लूँ और 30-40,000 रुपये उस पर और खर्चूँ, 1-1.5 लाख रुपये खर्च करके तब मैं ये ट्रायल करूँगा कि लीड आती है नहीं आती और वो काम लाता है नहीं लाता। और आज के युग में वो भी, तो मुझे करना क्या है, मुझे वहाँ पर एक टारगेटेड क्रिएटिव वीडियो कंटेंट उसकी एडवर्टीजमेंट चलानी है, चेन्नई टारगेट करना है। सपोज जैसे चेन्नई मेरे शोरूम है, तोरापाकम, मामलम, टी नगर, तो मैंने पहले शोरूम थोड़ी बनाए थे। तो मैंने पहले क्या किया, पहले वहाँ से लीड जनरेट किया। दिल्ली में बैठकर देखो, फोन पे बात करने वाले व्यक्ति का आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वो दिल्ली से बात कर रहा है या चेन्नई से। एब्सोल्युटली। तो दिल्ली में बैठकर मेरे लोग चेन्नई के लोगों से बात कर रहे हैं और लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, टच लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो उनको पता है कि चेन्नई में ही है
और हम कहते हैं कि हम जल्द चेन्नई में भी आ रहे हैं। आपने देखा बड़ी बड़ी कंपनीज होर्डिंग्स लगाती हैं, नाउ इन दिल्ली या कमिंग सून इन दिल्ली, कमिंग सून इन चेन्नई, कमिंग सून इन महाराष्ट्र। तो वो क्या करते हैं, वहाँ से लीड जनरेट करते हैं, उनको फॉलोअप करते हैं, प्रोस्पेक्ट जनरेट करते हैं। अब जब प्रोस्पेक्ट आपके पास हो जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई 100 लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हैं अगर मेरा कोई प्रेजेंटेटिव वहाँ पर हो। फिर आप किसी को हायर करते हैं, और आजकल तो यार कोवर्क का सिस्टम चला हुआ है। करेक्ट। आपको जरूरत नहीं है कि आप 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख का कोई ऑफिस किराए पर लेंगे। आपने उस जोन में, उस सिटी में, उस डिस्ट्रिक्ट में, उस जोन में आपने कोवर्क स्टेशन में एक सीट ली, 5,000 रुपये से लेकर 7,500 रुपये में आपको एक सीट मिल जाती है। राइट। एम्प्लॉय की मॉनिटरिंग कैसे होती है? आजकल ऐप्स हैं। एम्प्लॉय जब कोवर्क स्टेशन में एंटर करेगा तो वो एक स्नैपचैट, एक फोटो खींचेगा अपनी, और फोटो खींच के आपको सेंड करेगा कि भाई ये बंदा इतने बजे ऑफिस पहुंच गया। फिर आप उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आजकल GPS ट्रैकिंग सिस्टम होते हैं। मेरे पूरे इंडिया में जितने एम्प्लॉयज़ हैं, हर एक एम्प्लॉय को जो हमने मोबाइल फ़ोन दिया हुआ है उसमें GPS ट्रैकर है, और जब भी वो किसी साइट पर जाता है तो उस एग्जीक्यूटिव से मिलने के बाद उसका एक रूटीन है कि मैं इस क्लाइंट से मिला, और क्लाइंट के साथ हमने उसको एक गिफ्ट दिया हुआ है कि यार क्लाइंट को गिफ्ट दो और एक सेल्फी ले लो, और उस सेल्फी को इस ग्रुप पर पोस्ट कर दो। तो हमें पता लगा कि ये बंदा 2 बजे A क्लाइंट से मिला, अब 3 बजे B क्लाइंट से मिला, जबकि वहाँ 20 मिनट में पहुँचा जा सकता था। तो 40 मिनट इसने क्या किया? तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में 20 मिनट लगेंगे। अगली मीटिंग इसने 20 मिनट बाद की, अगली मीटिंग 2 घंटे बाद की, क्योंकि पहुँचने का डिस्टेंस 2 घंटे का है। तो ऐप्स, सिस्टम, और आप फ्री में फेसबुक को यूज़ कर सकते हैं, GPS ट्रैकिंग कर सकते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप पे रोज़ 8 घंटे की लोकेशन शेयर कर सकते हैं। हमने कैसे किया? हमने कोई ऐप नहीं खरीदा। हमने कहा कि जब आप सुबह ऑफिस में एंटर करेंगे अपनी लाइव लोकेशन हमें शेयर करेंगे। बस। सोचो ना, आप फ्री में व्हाट्सएप पे उसकी लाइव लोकेशन देख रहे हैं। अब ये तोरापाकम में है, अब ये टी नगर आ गया, अब ये मामलम में आ गया, अब ये रेलवे स्टेशन आ गया, अब ये मेट्रो पहुंच गया। और हमने टारगेटेड क्लाइंट दिया है तो हमें पता है क्या डिस्टेंस है। एब्सोल्युटली। आजकल आप गूगल पे चेक कर लो कि A डेस्टिनेशन से B डेस्टिनेशन का क्या डिस्टेंस है और कितनी देर लगती है। तो क्लाइंट चीट नहीं कर सकता। सॉरी, क्लाइंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो चीटिंग नहीं कर सकता, आसानी से उसको ट्रैक किया जा सकता है। जरूरत है अपने माइंडसेट के ऑब्स्टेकल को हटाने की कि मैं दिल्ली में बैठकर ऑल इंडिया काम कैसे करूंगा। अब चाहे ऑल इंडिया हो या इंटरनेशनल। फ्री एप्स हैं, साथ साथ बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं जी, साथ साथ कोवर्क सिस्टम है, बिल्कुल, साथ साथ आप मार्केटिंग को हायर कर सकते हैं। एक बड़ा प्रश्न आता है लोगों का, यार हम बंदा हायर करते हैं अनुभवी, हम उसको एक्सपीरियंस कराते हैं, हम उसको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, और वो ट्रेंड होता है और वो चला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत लोगों का रहता है। 90% ऑफ द बिजनेस ओनर इस बात का रोनर होते हैं कि यार हम लोगों को पढ़ाते हैं, हमने तो इंस्टीट्यूट खोल रखा है, यहाँ सीखता है, ट्रेंड होता है और चला जाता है। की एम्प्लॉइज नहीं बन पाते। तो मैं इस बात को ना दूसरे तरीके से रखता हूँ। प्लीज, आप कहते हैं कि एक बंदा आपके पास आता है, आप उसको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, वो कहीं चला जाता है, कहीं चला जाता है। इसका मतलब वो व्यक्ति कहीं ना कहीं पहुंचा होगा, आपका पढ़ाया हुआ व्यक्ति। बिल्कुल। तो इसका मतलब इस पूरी सृष्टि में, पूरे मतलब इकोनॉमी में बहुत सारे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे और कहीं ना कहीं चले जाते होंगे। तो वो कहीं ना कहीं आपके यहाँ क्यों नहीं है? सही बात है। आप क्या करते हैं? फ्रेशर को उठाते हैं, सस्ते में उठाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समझाते हैं, और जब वो ट्रेंड होता है सैलरी वही रहती है, तो वो वहाँ चला जाता है जहाँ उसको ज़्यादा मिलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री का मतलब कहते हैं ना कि प्यार और व्यापार में सब कुछ जायज़ है। हम लोग ट्रेंड लोगों को लेते हैं, हम कभी भी कोई इंस्टीट्यूट नहीं चलाते, हम किसी को नहीं सिखाते, हम किसी को नहीं पढ़ाते। उस इंडस्ट्री के अनुभवी व्यक्ति को उठाते हैं, उसको अच्छी बेहतर अपॉर्चुनिटी देते हैं, काम करने का तरीका बताते हैं, हमारी इंडस्ट्री के प्रोटोकॉल बताते हैं, सिस्टम में उसको लगाते हैं और काम कराना शुरू करते हैं, और ऑब्जर्व करते हैं कि क्या सच में इसकी ग्रोथ पॉसिबिलिटी और है। तो दूसरा कोई उसको ऑफर करे उससे पहले हम ऑफर कर देते हैं कि नेक्स्ट लेवल ये है आपका, नेक्स्ट लेवल ये है, हायर लेवल ये है। तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन रखें, उसके लिए उनकी योग्यता और काबिलियत के हिसाब से उनको पैसे दें, मान सम्मान दें, और उसको ये महसूस हो कि मैं राइट कंपनी में फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटी के साथ हूँ। और अनुभवी लोगों को तोड़कर लाने की कला जिस व्यक्ति ने सीख ली, हो सकता है भाई एज अ पॉडकास्ट ये बात गलत हो, लेकिन व्यापारी इस बात को जानते हैं। मैं हर उस इंडस्ट्री के बंदे को जो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है और मेरे काम का है, तो मैं 50% एक्स्ट्रा सैलरी देने के लिए तैयार रहता हूँ। बंदे कहेंगे एक्स्ट्रा सैलरी कैसे दें, क्योंकि आपके पास काबिलियत नहीं लीड लाने की, तो मेरे पास काबिलियत है लीड लाने की, तो मैं ज़्यादा पैसे दे के लोगों को लेके आता हूँ, अपनी कंपनी में काम कराता हूँ, और धीरे धीरे करके कोवर्क स्टेशन की जगह जब मेरी कोवर्क की 10 सीट लग जाएंगी ना, तो 50,000 रुपये में अपना रेंट पर ऑफिस ले लूँगा। आज ऑफिस भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है सभी जगह। एब्सोल्युटली। तो करने की क्षमता और माइंडसेट पे डिपेंड करता है। ट्रू।
आप चाहें तो पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में अपने ऑफिस बना सकते हैं। ट्रू। टेक्सास यूएसए में मेरा ऑफिस है। ओके। बहुत जल्दी मैं दुबई के फ्री जोन में एक ऑफिस बनाने जा रहा हूँ। Okay. दुबई गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, आप यहाँ फॉर्म रजिस्टर करो, अपने प्रोडक्ट अपनी सर्विसेज को लाओ, Right. यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन करो, तो हम आपको फ्री जोन देते हैं। लोग जाते ही नहीं क्योंकि डर लगता है कि वहाँ सेल्स कैसे करेंगे। तो पहले सेल्स का वॉल्यूम निकालो, लीड जनरेट करके, लीड जनरेट करके फेसबुक को दो ना 500 रुपये पर डे। फेसबुक कहेगा लो दुबई की ये सारी लीड्स हैं। करेक्ट। और पूरे विश्व में हिंदुस्तानी भरे पड़े हैं। ओह यस। और आप जिस इंडस्ट्री में हैं वो प्रोडक्ट वहाँ भी बिकता है जहाँ पर वो हिंदुस्तानी लोग हैं। सही बात है। तो ज़रूरत है उनसे कॉन्टैक्ट करने की। करेक्ट। हाई चांसेस है वो हमसे लेगा, हाँ, क्योंकि वो हिंदुस्तानी वाला टच आ जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। दिस इज़ द स्मार्ट अप्रोच। मतलब लिटरली आप बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ें बता रहे हैं जो सच में कोई भी बिजनेस ओनर आज आपसे सुनी और कल को इम्प्लीमेंट कर ले। जैन साहब, मुझे बहुत डर लगता है वो बात बोलने में जिसका मैंने प्रैक्टिकल ना किया हो। जी। और मुझे बहुत शक्ति महसूस होती है कि जो मैंने कर लिया और वो ऐसे होता है तो बताने में बड़ा मज़ा आता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जी बिल्कुल सर। फ्रैंकली बता रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग ऐसा ही कर रहे हैं, ऐसा ही कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले आपको मेंटर वाली बात बोली थी कि बोल दिया, अच्छा खुद एक्सपीरियंस किया है क्या पता नहीं, बस बोल दिया। दैट इज लिटरली मतलब अनएथिकल है, इलीगल भी और अनएथिकल भी है, गलत है। राइट सर। सर सेल्स की बातें करी हमने इतनी सारी डिटेल में, हमने डिफरेंट वर्टिकल्स एंड हाउ टू पिच, हाउ टू सेल, इतनी चीज़ें डिस्कस करी। सेल्स अगर ऑक्सीजन है तो मार्केटिंग लंग्स है जी। ठीक है जी। अब मार्केटिंग पे बात करते हैं। लोग, मैंने आपको बोला कि जो माइंडसेट है, चाहे वो 5 करोड़ का है, चाहे वो 50 करोड़ का बिजनेस ओनर है, माइंडसेट क्या है? सेल्स पे थोड़ा देखभाल के खर्चा करना है और मार्केटिंग पे तो शायद करना ही नहीं है, कम से कम करना है। मतलब इंडिया मार्ट से लीड आ गई, उधर से लीड आ गई, इधर एग्जीबिशन लगाई थी, थोड़े से पैसे देकर वहाँ से लीड आ गई, दैट्स इट। दे आर नॉट एग्रेसिव इन मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है और कैसे इस एज में मार्केटिंग की जा सकती है? जी, सबसे पहला प्रश्न जो है ना, सबसे पहला जो ऑब्स्टेकल है माइंड में कि मार्केटिंग पे कितना बजट लगाया जाए। शुरुआत तो देखो मार्केटिंग की पैसे से होगी, और कितना बजट लगाया जाए ये हर बिजनेस ओनर के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि बिजनेस ओनर हमेशा ये समझता है कि एक्सपेंडिचर ऑन मार्केटिंग इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी विदाउट गेटिंग एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स और द पॉसिबिलिटी दैट आई विल नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स। मैं क्या करता हूँ अपनी इंडस्ट्री में, मैं अपने सेल्स वॉल्यूम का, अगर मेरे बिजनेस में प्रॉफिट 20% है मान लेते हैं, अब कितना परसेंट है वो बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि हम लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो 20% मान लेते हैं। तो अगर मैंने 1 लाख की सेल की तो मेरे को ये मान के चलना है उसमें 20 लाख का मुझे प्रॉफिट होने वाला है। 1 लाख की सेल की तो मुझे 20,000 का प्रॉफिट होने वाला है। तो जो भी मेरा प्रॉफिट मार्जिन है उसका 10% मैं मार्केटिंग में खर्च करता हूँ। इसका मतलब आपके सेल्स का जो भी वॉल्यूम है और जो भी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो निकाल के कैलकुलेट कर लो कि 1 करोड़ की सेल में मेरा 20 लाख रुपए प्रॉफिट है, तो इस 20 लाख का 10% मतलब 2 लाख मुझे मार्केटिंग में लगाना है। और जैसे जैसे आप इस रेशो को फॉलो करते जाएंगे, बिलीव मी कि आपका मार्केटिंग बजट बढ़ता चला जाएगा। और जब मार्केटिंग बजट बढ़ेगा तो आपके पास लीड्स बढ़ेंगी, जब लीड्स बढ़ेंगी और राइट फॉलोअप होगा तो सेल्स बढ़ेगी, और सेल्स बढ़ेगी तो मशीन खरीदना, प्रोडक्शन लगाना, फैक्ट्री में एम्प्लॉय अपॉइंट करना दुनिया का सबसे आसान काम है। ट्रू। तो फोकस करना है मार्केटिंग पे। अब मार्केटिंग के डिफरेंट वर्टिकल है कि भाई दुनिया में लोग मार्केटिंग के अलग अलग तरीके अपनाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप किसी ब्रांड एम्बेसडर, किसी बड़े सेलिब्रिटी को हायर करेंगे तब मार्केटिंग होगी। राइट। आपके मार्केटिंग का बजट जो भी है उस लेवल के बजट में कौन पर्सन ऐसा है जिससे आप मार्केटिंग करा सकते हैं। आप मार्केटिंग कई तरह से है कि आपने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रखे हैं, वो डोर टू डोर जाते हैं, वो B2B इंडस्ट्री में जाते हैं, वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में जाते हैं या प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, वहाँ से मार्केटिंग करके लीड जनरेट करते हैं और सेल्स वाले बंदे उनको क्लोज करते हैं। या फिर तरीका क्या है कि आपने इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग की कि मेरा एक प्रोडक्ट है, ये फॉर एग्जांपल बॉडी बिल्डिंग का कोई प्रोडक्ट है, सप्लीमेंटेशन है, तो जितने भी लोग सब बॉडी बिल्डिंग इन्फ्लुएंसर हैं या फूड इंडस्ट्री से या फिटनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उन लोगों से मैं बातचीत करूं, चाहे B2B बार्टर में अपना प्रोडक्ट दे के उनसे मार्केटिंग कराऊं या उनको कोई अमाउंट पे करके कराऊं। तो आपको ये देखना है मार्केटिंग आपको डिजिटल में जाना है, ऑफलाइन में जाना है, ऑनलाइन में जाना है, या फिर इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग में जाना है, या मार्केटिंग का तरीका एक एसोसिएट पार्टनर बना के भी होता है। आपने अपनी इंडस्ट्री के लोगों को एक गेट टुगेदर में बुलाया, बिजनेस मीट की, वहाँ प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कराया और एसोसिएट पार्टनर बनाया। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि सर हमारी इंडस्ट्री के लोग हमारे साथ काम क्यों करेंगे? हमारी इंडस्ट्री ना, हर इंडस्ट्री एक वास्ट लेवल पर है। जैसे मैं मॉड्यूलर किचन बनाता हूँ,
तो मॉड्यूलर किचन इंडस्ट्री लाइफस्टाइल या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आती है, पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मॉड्यूलर किचन वाला मेरे साथ काम नहीं करेगा, नहीं करेगा बाकी, लेकिन स्टोन शोरूम वाला करेगा, टाइल्स वाला मेरे साथ करेगा, फर्नीचर वाला मेरे साथ करेगा, आर्किटेक्ट हार्डवेयर मेरे साथ करेगा, आर्किटेक्ट करेगा, इंटीरियर डिजाइनर करेगा। तो मुझे ये देखना है कि मेरी इंडस्ट्री में मेरे प्रोडक्ट को छोड़कर कौन से ऐसे लोग हैं जो उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जब मैं उनके साथ काम करूंगा तो उनके लिए विन विन सिचुएशन होगी, एड ऑन ऑफ प्रोडक्ट होगा, मेरे लिए भी एक एसोसिएट पार्टनर होंगे, क्योंकि सेम लीड हम लोग जनरेट कर रहे हैं और लोग लीड एक्सचेंज नहीं करते जी। मान लो आपने फेसबुक से लीड जनरेट कर ली, आपसे कोई बोले सर वो डेटा मुझे दे दो, आप देंगे? आप नहीं देंगे। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में हमने लीड चलाई, ऐड चलाया और 2000 लीड आई, वो है मॉड्यूलर किचन की। तो हम स्टोन वाले से बात करते हैं कि भाई साहब आपका स्टोन का शोरूम है, ठीक है, मेरे पास मॉड्यूलर किचन के 2000 लोगों की लीड है, ये एक्सेल फाइल मैं आपको भेज रहा हूँ, आपने भी ऐड चलाई होगी, आप अपने क्लाइंट की मुझे भेज दो, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं हुआ यार, है ना। फिर मैंने आर्किटेक्ट को कहा आप कंस्ट्रक्शन के लिए नए क्लाइंट के लिए ऐड चलाते हैं, सर मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसमें आर्किटेक्ट की जरूरत है, इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत है। तो एक्सचेंज ऑफ लीड नहीं करते बिना किसी कॉस्ट के। अगर मैं 2000 लीड जनरेट करता हूं ना, तो 2000 लीड जनरेट करने के बाद मैं 20,000 लीड लेके आ जाता हूं, वही सेम 2000 बाकी 10 लोगों को बांट के। ये एक बड़ा लूप होल है। तो हमने उन लोगों को अवेयर किया कि सर स्टोन की लीड वही लीड है जिसके यहाँ किचन भी लगनी है, जिसने कोठी में स्टोन लगवाना है वो वही लीड है जिसको लिफ्ट लगवानी है, जिसको लिफ्ट लगवानी है वो वही लीड है जिसको पैराबोला बनवाना है, ऊपर वर्टिकल गार्डनिंग करानी है, जिसको वर्टिकल गार्डनिंग करानी है, ऐड चला के लीड लेके आया है, वो वही लीड है जो इंटीरियर डिजाइनर को चाहिए। तो हमने ऐसा ग्रुप बनाया, हमने उनका माइंडसेट तैयार किया कि दिस इज नॉट अ कंपटीशन इंडस्ट्री। आपने सिर्फ 2000 लीड के लिए पैसे खर्च किए पर 20,000 लीड आपको मिली। तो एक्सचेंज ऑफ लीड्स इन द सेम इंडस्ट्री, नॉट विद द कॉम्पिटिटर बट विद द सपोर्टर। इट विल, अब जो ऐड हमने 500 रुपये पर डे में की थी, अगर उसको मैं 10 लोगों से एक्सचेंज कर लूँ 50 रुपये पर डे, बस इस 50 को मुझे 5000 खर्च करना है। तो लीड एक्सचेंज करना ये बड़ा यूनिक है और शायद बहुत बड़ा लूप होल भी जो लोग नहीं जानते। अब ये कब होगा? देखिए, कहते हैं ना सृष्टि में अपार धन है, ये सबने सुना है कि अपार धन है, बेशुमार पैसा है, जितना मर्जी कमा लो। तो मेरा एक ये प्रश्न है आपकी ऑडियंस से और सभी साथियों से कि ये पैसा किसने बनाया है? इंसान ने। इसका मतलब पैसा इंसान ने अगर बनाया है तो ये किसके पास है? पैसा इंसान के पास है, मानव के पास है, मनुष्य के पास है। तो अगर पैसा मनुष्य के पास है तो आप भी मनुष्य हैं, तो वो आपको पैसा कब देगा? जब आप उसको उसके दिए हुए पैसे से ज़्यादा वैल्यू की चीज़ देंगे या उसको लगेगा इस हिसाब से पैसा ठीक है, तो वो आपको एक्सचेंज करेगा। राइट। और वो कब करेगा? जब आपके पास वैल्यू एडिशन का प्रोडक्ट होगा या आप उसके संपर्क में होंगे। आपने मार्केटिंग की नहीं है तो आपको वो प्रोडक्ट कैसे लेगा? जब वो आपके नेटवर्क में होगा, राइट, आपके संपर्क में होगा। या पैसा आपको आपके बिजनेस में लगाने के लिए कब देगा? जब उसको लगेगा मुझे रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। पर वो विश्वास कब आएगा? जब वो आपके नेटवर्क में होगा। तो इसीलिए नेटवर्क बनाओ, नेटवर्क से नेटवर्थ बनती है। ये बहुत छोटी सी लाइन के पीछे इतना बड़ा कंटेंट है कि एक किताब लिखी जा सकती है पावर ऑफ नेटवर्क की। तो मैं बहुत अर्ली स्टेज पे समझ गया था कि फ्रेंचाइजी का नेटवर्क बनाओ, डीलर का नेटवर्क बनाओ, डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ, C&F बनाओ, सुपर स्टॉकिस्ट बनाओ, एसोसिएट पार्टनर बनाओ, सेम इंडस्ट्री के लोगों के साथ मिलो, जुलो, बातचीत करो। कहते हैं ना पॉलिटिशियंस एक दूसरे के दुश्मन है, नहीं, वो पब्लिक फ्रंट पर है। जब उनके घर में फंक्शन होता है तो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जितने भी पॉलिटिकल नेता हैं सब एक जगह मिलते हैं। तो बिजनेस ओनर क्यों नहीं भाई? हमारी मॉड्यूलर किचन इंडस्ट्री में हम हर व्यक्ति से मिलते हैं, हम लिफ्ट इंडस्ट्री में सबसे मिलते हैं और आगे मिलकर काम करते हैं। तो नेटवर्क बनाओ भाई, सबसे पहला यही नियम मैं कहता हूँ। एब्सोल्युटली नेटवर्क से ऊपर तो कुछ है ही नहीं सर। बिल्कुल। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, मुझे मौका मिला आपसे रूबरू होने का सिर्फ नेटवर्क की वजह से, सिर्फ नेटवर्क। मैं ग्रेटिट्यूड शो करना चाहता हूँ सभी का। सर आप नेटवर्क की वजह को लेके पता है, मैं एक और बात बताता हूँ। कहते हैं ना कि जब एक परिवार का जो व्यक्ति होता है वो कुछ भी बात बोलता है तो परिवार के लोगों को नॉर्मल लगती है। मैं आपकी ऑडियंस को एक बात कहता हूँ कि मैं बिजनेस कोच हूँ, तो मैं सेल्स की भी ट्रेनिंग देता ही होऊंगा, उस पर भी बात करता हूँ, लेकिन अपनी सेल्स टीम को मोटिवेट करने के लिए मैं जैन साहब आपके वीडियो उनको पोस्ट करता हूँ। अरे भाई मैं नहीं कह रहा, मैं तो कहूँगा ही, क्योंकि आप मेरे यहाँ काम कर रहे हैं तो आपको लगेगा सर तो बोलेंगे ही, होता है ना, बॉस है भाई, इसका तो काम है बोलना, क्योंकि इसको तो सेल्स चाहिए, ये तो ऐसी बातें बताएगा ही। तो मैं क्या करता हूँ जैन साहब, आपकी 50 से, मैं आपको व्हाट्सएप अगर अभी दिखाऊँ ना, तो मेरे सेल्स की जो टीम है अलग अलग स्टेट की जो बनी हुई है, उन सब में मैंने आपकी वीडियो शेयर की हुई है कि देखो कोई और व्यक्ति बता रहा है कि सेल्स कैसे करते हैं, क्या बात है, इसको फॉलो करो।
ओह माय गॉड, आपने सर मेरा दिन बना दिया आज, आपने दिन बना दिया लिटरली, बहुत बड़ी बात है। सो नाइस ऑफ यू। आपको क्विकली मैं बताना चाहता हूँ और सभी को बताना चाहता हूँ कि सर मैं जब भी पॉडकास्ट करता हूँ ना, मेरे अंदर सर एक भूख है, वो मैं कि उस पॉडकास्ट में से, उस 1-1.5 घंटे में से क्या की टेक अवेज मैं घर लेकर जाऊँ। जी। अभी तो आधा हुआ है पॉडकास्ट और बहुत सारी की टेक अवेज में ले जा चुका हूँ घर। सबसे बड़ा सर ये था लीड एक्सचेंज वाला। लीड एक्सचेंज सर ढक्कन खोल दिया इसने, और अब मैं सबका खोलने वाला हूँ अपने क्लाइंट्स का। लोग डरते हैं, कहते यार मैंने लीड जनरेट किया है, पैसा खर्च किया है। मैं पता है क्या सोचता हूँ, जो मैंने पैसा खर्च किया है उसके 1/10 पर, मतलब उसी एक बार खर्चे हुए पैसे को मैं 10 बार बेच रहा हूँ जी, और बदले में उतनी लीड लेके आ रहा हूँ जितनी सब लेके आ रहे हैं, और स्पेसिफाइड इंडस्ट्री की लेके आ रहा हूँ। और उनका माइंडसेट मैंने तैयार किया। ऐसा नहीं है वो कॉम्पिटिटर वो भी यही सोचते थे लीड क्यों एक्सचेंज करेंगे, तैयार करना पड़ेगा। हाँ राइट, गेम चेंजर है सर, गेम चेंजर है। मतलब इस एक चीज के लिए ना, मतलब कोई भी बिजनेस ओनर 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाएगा जी। सच बता रहा हूँ सर, ये एक लीड एक्सचेंज वाले आइडिया के लिए जी। मेरा पॉडकास्ट तो सर सफल हो गया। और सर मैंने ऑनलाइन इस बात को पहली बार बोला है आपके पॉडकास्ट। ओके, सो नाइस ऑफ यू। हमारा सीक्रेट क्या है ना, हर एक इंडस्ट्री के कुछ ऐसे मतलब हिडन सीक्रेट होते हैं जो वो शेयर नहीं करते जी। पर मुझे हमेशा लगता है कि एज अ बिजनेस ओनर मुझे बिजनेस ओनर्स को ये बताना चाहिए कि मैंने ऐसे किया और इससे ऐसे हुआ। गेम चेंजर है सर, हमने भी आज तक नहीं किया, मैं आज जाके करने वाला हूँ ऑफिस में। सर एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं पूछ रहा हूँ, मान के चलिए जैसे आपका एलिवेटर बिजनेस है जी, रियल लाइफ बिजनेस है, कोई इंसान है, कोई बिजनेस ओनर है, उसको एलिवेटर का नया बिजनेस शुरू करना है, हाउ शुड ही गो अबाउट इट? B2B करे, B2C करे, D2G करे, B2G करे, क्या करे सर? देखिए लिफ्ट का बिजनेस अगर शुरू करना है तो सबसे पहले ना इस इंडस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। जी। कहते हैं ना कि एक प्रोडक्ट एक्सपर्ट जो होता है ना वही क्लाइंट को सही तरीके से कंसल्ट कर सकता है। अब उसके लिए उसका तरीका क्या है कि जितनी भी एलिवेटर इंडस्ट्री है उनके, देखो आज ना पढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जिसको आता है उसको बुला के समझ लो, राइट, ना कि खुद रिसर्च करके सारा काम करो। राइट। तो आप एलिवेटर इंडस्ट्री में अगर काम करना चाहते हैं तो पहले ये समझें कि आपका बायर कौन है। कोई भी नया घर बन रहा है, पुराना घर रिनोवेट हो रहा है, नई बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रेजिडेंशियल है, कॉमर्शियल है, या जिस भी तरह की इंडस्ट्री बन रही है कोई, तो वहाँ पर लिफ्ट की ज़रूरत होगी। कहते हैं ना कि जो चीज़ लग्जरी से नेसेसिटी की ओर जा रही है वो पैसा बना के देगी। लग्जरी जो चीज़ एक समय पे लिफ्ट जो होती थी ना लग्जरी का पार्ट था जी, हाईरेज में तो लगती थी जी, लेकिन 3 मंजिल 4 मंजिल 2 मंजिल घरों में नहीं लगती थी। लग्जरी का कहते हैं यार लिफ्ट का क्या जरूरत है यार, आजकल हाँ, फिटनेस पे लोग हाँ, इंस्पायर्ड है। धीरे धीरे नेसेसिटी बनती चली necessity गई। जैसे इन्वर्टर पहले अमीरों के लिए लग्जरी थी, आज वो नेसेसिटी है। जैसे फ्रिज कभी नेसेसिटी थी, आज लग्जरी थी, आज वो नेसेसिटी है। इन्वर्टर कभी लग्जरी था, फिर वो नेसेसिटी बन गया। मोबाइल फोन पहले लग्जरी था, जिस समय पर 16 रुपये पर मिनट कॉल थी, है ना, आज वो नेसेसिटी है। तो जो भी चीज़ लग्जरी से नेसेसिटी की ओर जा रही हो वो बिजनेस आपको प्रॉफिट देगा। तो एलिवेटर इंडस्ट्री में अगर आना है तो एलिवेटर में आपको ये देखना है कि हमें किस तरह के एलिवेटर में काम करना है। लिफ्ट्स में काम करना है, रेजिडेंशियल लिफ्ट्स में काम करना है, कंज्यूमर के लिए जो होती है होम लिफ्ट्स होती हैं, या फिर हमें इंडस्ट्रियल लिफ्ट्स में काम करना है, या हमें हाई रेज में काम करना है, या हमें गुड्स लिफ्ट में काम करना है, या हमें हॉस्पिटल इंडस्ट्री में करना है। हॉस्पिटल इंडस्ट्री में भी लिफ्ट्स लगती हैं। तो पहले तो उसके बहुत सारे वर्टिकल्स हो गए। अब इन वर्टिकल्स में मुझे एंड यूजर के लिए करना है, या मुझे किसी प्रोजेक्ट के लिए करना है, या गवर्नमेंट के लिए करना है, बिल्कुल, या इसमें B2B करना है या B2C करना है, बिल्कुल। तो सारे वर्टिकल्स का एक चार्ट बनाना पड़ता है। मास्टर प्लान कहते हैं ना, सरकार जब आती है तो मास्टर प्लान बनाती है, इतना बड़ा लैंड लेंगे तो यहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे, यहाँ स्कूल बनाएंगे, यहाँ रोड निकालेंगे, यहाँ डंपिंग जोन बनाएंगे, यहाँ कूड़ादान बनाएंगे, यहाँ तक नोटेड होता है। राइट, ऐसे ही मास्टर प्लान बनाना होता है जी। उसके बाद सबसे आसान होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसके फ्रेंचाइजी बन जाओ, उसके डीलर बन जाओ, उसके एसोसिएट पार्टनर बन जाओ, राइट, और उनके साथ मिलकर उनकी लीड्स पर काम करो, सेल्स का वॉल्यूम जनरेट करो। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं और अगर वो कंपनी बड़े माइंडसेट की है तो उनके साथ मिलकर काम करो, या फिर आपको लगता है मुझे अपना करना है तो अपना शुरू करो। तो किसी भी एलिवेटर की बात नहीं है, चाहे वो किचन इंडस्ट्री हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, एसोसिएट पार्टनर बन के काम किया जा सकता है और लाइफ में आगे बढ़ाया जा सकता है। सर फोड़ दिया आपने क्वेश्चन, मतलब इतनी ब्यूटीफुली ब्रेक किया ना इस क्वेश्चन को, मजा आ गया। थैंक यू सर। सर बिजनेस से हटके थोड़ा सा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से आपको फॉलो करता हूँ, बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ मैं आपको, बट स्पेशली इस चर्चा के लिए मैं और डीप डाउन कर रहा था, आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा घुसने की कोशिश कर रहा था, देख रहा था इंस्टाग्राम पर, तो कुछ ऐसी चीज़ें पता चली मुझे, दैट इज़ नॉट नॉर्मल। वो सर नॉर्मल नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं ऐसे वर्ड बोल रहा हूँ, नॉर्मल नहीं है सर, एक्स्ट्रॉर्डिनरी से कुछ ऊपर है वो। जी। फिटनेस की बात करेंगे सर,
जो मैंने देखा वो मैं डिस्कस करूंगा, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका मतलब एट द एज ऑफ 40, मेरे ख्याल से आप 40 प्लस हैं। आई एम 47। 47 ओके, आप 27 या 30 लगते हैं बाय द वे। यू आर 47। इस एज में आप इतना कुछ कर रहे हैं फिटनेस को लेकर, व्हाई, व्हाट वाज दी दैट टर्निंग पॉइंट? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। अभी ना बिजनेस ओनर के पास सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी पूरी लाइफ ना बिजनेस ओनर के इर्द गिर्द घूमती है। बिल्कुल। बिजनेस ओनर को बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में ना वो सबसे ज़्यादा जो चीज़ का त्याग करता है जी वो होता है उसका शरीर। जी, वो ना दिन देखता है ना रात देखता है, ना खाना देखता है ना पीना देखता है, सही बात है। ना परिवार देख पाता है ठीक से, ना वो दोस्तों के साथ रह पाता है। True. और इस पूरी की पूरी घटना में वो सबसे ज़्यादा जो चैलेंज जिसको करता है, सबसे ज़्यादा टॉर्चर जिसको करता है वो शरीर होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आप सारी समृद्धि हासिल कर लेते हैं पर आप उस समृद्धि का एंजॉय करने के लायक नहीं बचते। तो मेरी लाइफ में भी यही था, स्ट्रगल कर रहा था मैं। धीरे धीरे बढ़ते 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 बिजनेस अच्छा सेट हो गया। जब बिजनेस सेट हो गया ना तो अब बंदे को लगता है इसका एंजॉय करेंगे, पर आपकी शारीरिक योग्यताएं और क्षमताएं उतनी नहीं बचती हैं। 102 किलो वेट, 102 102 एट द एज ऑफ 39। ओके, कहते हैं ना 35-40 साल की एज तक जाके बिजनेस सेट हो पाता है। वो बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जो यंग एज पर सब कुछ कर लेते हैं। सही। तो मैंने ना एक वीडियो देखा कि बाज के ऊपर एक कहानी है, और मैं Yes. मतलब मानता हूँ इस बात को कि आपके ऑडियंस में से 80-90% लोगों ने देखा होगा कि बाज की उम्र जब 40 की हो जाती है तो उसके पंख भारी और शरीर भारी हो जाता है, चोंच मुड़ जाती है, पंजे बड़े होके भारी हो जाते हैं, और ना ही वो शिकार को पकड़ पाता है, ना ही उड़ पाता है, और ना ही उस चोंच से शिकार को खा पाता है। तो अपनी लाइफ को बदलने के लिए वो एक पहाड़ पर जाता है। सबसे पहले पत्थर पर मार मार कर अपनी चोंच को तोड़ देता है, फिर एक एक मोटे मोटे पंखों को जो भारी हो चुके उनको उखाड़ देता है और अपने पंजे तोड़ के लहूलुहान हो जाता है। और 3-4 महीने की अवधि के बाद जब उसके नए पंख आते हैं, नई चोंच आती है, नए पंजे आते हैं, हल्का शरीर हो जाता है, फिर नई उड़ान भरता है। तो ये सभी बिजनेस ओनर के साथ होता है। 35 से 40 की उम्र आते आते उन्होंने सबसे ज़्यादा त्याग किया था वो शरीर का था। राइट। चाहे वो बेढंगा मोटा हो जाए या बिल्कुल कमज़ोर हो जाए, त्याग उसने शरीर का ही किया था। तो मैंने वो स्टोरी सुनी तो मुझे लगा बाज, हम लोग बुद्धिजीवी हैं, वो एक पक्षी है, मतलब बुद्धिजीवी श्रेणी में नहीं आता, लेकिन उसको खुद के शरीर का तो ज्ञान है जी कि इस लायक नहीं बचा कि कुछ कर सकूं। तो वो स्टोरी ने मुझे इंस्पायर किया। तो मेरे को लगा बाज जब 40 का हो जाता है तो 39 के बाद 40 का ही होने वाला है, तो बाज अपने पंख तोड़ेगा कैसे? इतना मोटा पेट है, पेट कम करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन में शुरुआती चाहत छोटी होती है कि यार 2-4 किलो वजन कम हो जाए तो मजा आ जाए, अच्छा लगेगा। तो मैंने जॉगिंग करना शुरू किया। जॉगिंग करते हैं तो 100 मीटर तो बहुत ज़्यादा होता है जी। 20 कदम दौड़ के लगता है कि भाई सांस फूल गई, स्पेशली 102 वाले को। 102 किलो वजन, पैर दर्द करते हैं, पैर के जो काफ्स होते हैं वो थक जाते हैं, ऐसा लगता है कि यार टूट गया शरीर। लेकिन कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो बाज ने निभाई अगले 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक। तो मैंने कहा था अगर 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। धीरे धीरे करते गए, वजन कम हुआ। पहले महीने में 2 किलो वजन कम, लगा यार मज़ा आ रहा है, मतलब बॉडी लाइट हो रही है। 147 इंच से 45 इंच की पैंट आने लग गई, कमर कम हो गई, तो लगा मज़ा आ रहा है। तो उस मज़े की चाहत में मैं लगातार प्रयास करता चला गया और धीरे धीरे करते करते मैं फिट होने लगा। अगले 3 महीने में लगभग मैंने 10 किलो वजन कम किया। कहते हैं ना कि 2 लोगों को पानी में गिरा दो, एक को तैरना आता है और एक को तैरना नहीं आता, ज़्यादा हाथ पैर कौन मारेगा? जिसको नहीं आता, जिसको तैरना नहीं आता। और कम हाथ पैर कौन मारेगा? उसको तैरना, उसको राइट स्ट्रेटेजी पता है। तो मुझे तैरना नहीं आता था तो मैंने ज़्यादा हाथ पैर मारे। फिर मैंने कहा था ना अनुभवी व्यक्ति से मिलेंगे तो वो बताएगा कैसे होता है। तो मैं जिम कोच से मिला। मैंने कहा सर मेरे को 3 महीने हो गए 10 किलो वजन कम हुआ है, कमर मेरी लगभग 36 आ गई है, पर मैं अपना और फिट होना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे राइट स्ट्रेटेजी बताई, अच्छी डाइट, अच्छा सप्लीमेंटेशन, अच्छा वर्कआउट। धीरे धीरे करते करते 6 महीने में मैं बहुत लीन हो गया। कहते हैं ना कि जब एक टारगेट हासिल होता है तो दूसरा बनता है। मैंने कहा अब लीन हो गए ना यार। तो जिम में कुछ लड़के ऐसे बात कर रहे थे, मैं 6 पैक ऐप बना रहा हूँ, मैं कंपटीशन खेल रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो उसी टाइम पर मैं जिम में शीशे में खड़े होकर अपने आप को देख रहा था और अपने पेट पे हाथ रखते हुए। 36 इंच भी बहुत होती है कमर जी, कमर 36 है, इसका मतलब पेट अभी भी 40 होगा। सही बात है ना जी। तो मैं देख रहा था और बोल रहा था मन में कि 6 पैक एब्स बोल रहा था। मतलब मैं शिद्दत में इतना डूब गया था कि मैं लिटरली मेरे मुंह से निकल रहा था 6 पैक एब्स, विजन में इतना खोया हुआ था। तो पीछे 2 लड़के खड़े हुए थे जाट, उनमें से बोला रहा यो बाणियों को देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा यो बाणिया कह रहा भाई 6 पैक एप बनाऊंगा। हंस रहे थे वो बड़ी तेज।
तो मैंने सुन लिया। मैंने कहा भैया आप क्या बोल रहे हैं? करे नहीं आपको नहीं बोल रहे। मैंने कहा अच्छा बताओ इस जिम में मोटा कौन है? मैं पेट किसका निकला है? सबसे मोटा सिक्स पैक ऐप की बात मैं कर रहा हूँ। करे नहीं मैं ये कह रहा था भाई साहब चलो सुन लो, अगर भाई साहब आपने 1 साल में भी सिक्स पैक ऐप बना लिए ना तो आपको पार्टी मैं दूंगा। मैंने कहा डन। मैंने निकाला अपना फेसबुक। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूँ जिम में और 18 अप्रैल 2000, 18 तारीख थी उस दिन, 17 तारीख थी। मैंने कहा 18 अप्रैल 2018 को ये जो आप बॉडी देख रहे हैं जिसकी कमर का साइज़ 40 है, पैंट का साइज़ 40 है, कमर पे पेट पे 40 इंची आ रहा है, मैं अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके सिक्स पैक एब्स बनाऊंगा। और मिलते हैं 18 अप्रैल 2018 को। मैंने वहाँ कट किया। जब आपके लक्ष्य समयबद्धता के साथ होते हैं और आपको पता होता है क्या करना है, तो आपको अपनी स्पीड कम या ज़्यादा करनी होती है। तो मैंने कोच से बात की कि भाई सर सिक्स पैक बनाने हैं। उन्होंने कहा सर ये डाइट लगेगी, ये एक्सरसाइज लगेगी, इतना कड़क रूटीन रहेगा। मैंने कहा मैं फॉलो करूँगा। कंसिस्टेंसी से मैं करता गया। 18 अप्रैल 2018 को मेरे फेसबुक पर, मेरे यूट्यूब पर एक सिक्स पैक एब्स का फोटो और वीडियो शूट पड़ा है। फिर जब बन गए ना, कुछ लोगों ने कहा एक बार तो कोई भी बना लेता है। मैंने कहा इसको हर साल बनाएंगे। सिक्स पैक ऐप बहुत लंबे समय तक नहीं रहते क्योंकि बॉडी में वाटर रिटेंशन को रोकते हैं जी। मैं 1 साल में हर साल सिक्स पैक एब्स बनाता हूँ और हर साल फोटो शूट कराता हूँ और 8 बार मैं कर चुका हूँ। अब ये मेरा 9th ईयर चल रहा है। सिक्स पैक ऐप अभी भी आप देखेंगे तो मे बी अ फैट लेवल ऑफ 2 इंचेस फैट लेवल है। जब हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे, आई विल शो यू सिक्स पैक एब्स, नॉट विद द रिमूविंग ऑफ टी शर्ट, ऑन द टॉप ऑफ द टी शर्ट। ओ माई गॉड। तो शिद्दत से काम करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। ज़रूरत है निरंतर प्रयास करने की। कोई बड़ी प्यारी स्टेटमेंट है, द वे यू डू वन थिंग द वे यू डू ऑल। ओ यस। आप देखो जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, सीरियल किलर, पुलिस को पता लगता है ये वही बंदा है जिसने चेन्नई में किया था मर्डर, जिसने बिहार में किया था, जिसने राजस्थान में किया था, क्योंकि उसका पैटर्न एक ही है। तो जो काम आप जैसे करते हैं आप वैसे ही करते हैं। अगर आप अपने आप को फिजिकली ट्रांसफॉर्म करने के लिए शिद्दत से काम कर रहे हैं तो ये बात पक्की है कि आप व्यापार में भी शिद्दत से काम करेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी शिद्दत से करेंगे, सेल्स में भी शिद्दत से करेंगे, मार्केटिंग में भी करेंगे, प्रोडक्शन में भी करेंगे, एक्सपेंशन में भी करेंगे, फ्रेंचाइजी में भी करेंगे, इन्वेस्टर्स के साथ भी आप शिद्दत से काम करेंगे। तो शिद्दत से काम करना है तो एक याद रखो, द वे यू डू वन थिंग द वे यू डू ऑल। जी। सर मैं अपनी बात करूं जल्दी से कि बिजनेस को लेकर आई एम वेरी पैशनेट, क्लाइंट्स को लेकर मैं पागल हूं अपने, मैं काम करता हूं, बहुत करता हूं, बट अपने फिजिक और अपनी हेल्थ को लेकर इस लेवल का मैं नहीं हुआ अब तक। तो आप सिक्स पैक की बात कर रहे हो, हर साल की बात कर रहे हो। सर मैं कह रहा हूँ मैं पूरी लाइफ में 1 पैक भी बना लूँ तो मैं सफल मानूंगा खुद को। मैं एक कविता लिखी थी मैंने कि लक्ष्य कठिन हो, कहते ना कि आसान चीज़ तो मिल ही जाती है ना यार। जी। कि लक्ष्य कठिन हो तो पाने में मज़ा आता है, हिम्मत की हद से टकराने में मज़ा आता है, और समुंदर की अथाह गहराई पसंद है मुझे, और आसमान की अनंत ऊंचाई पसंद है मुझे, और समयबद्धता के साथ जी जाने में मज़ा आता है। कि लक्ष्य कठिन हो तो पाने में मज़ा आता है, हिम्मत की हद से टकराने में मज़ा आता है, समंदर की अथाह गहराई पसंद है मुझे, और आसमान की अनंत ऊंचाई पसंद है मुझे, और समयबद्धता के साथ जी जाने में मज़ा आता है। क्या बात। मतलब इतने पॉडकास्ट किए मैंने आज तक सर, एक ही पॉडकास्ट में इतनी बार गूज बम्स कभी नहीं आए। नाउ यू आर गिविंग कॉम्प्लेक्स टू मी। आई एम नॉट इवन 40, आप 47 है और इतनी चीज़ें ऑलरेडी कर चुके हैं आपने। सर मैं जर्नी देख रहा था आपकी इंस्टाग्राम पे, आपने 102 से वेट लॉस किया, तरीके वाला वेट लॉस किया, हेल्दी वेट लॉस किया, एब्स बनाए, फिर मस्कुलर होने का ठाना, फिर बॉडी बिल्डिंग का ठाना, प्लस बिजनेस एंड प्लस। कैसे सर, मतलब मैं नहीं मानता ये कैसे पॉसिबल है सर? सबके पास टाइम है। कुछ लोग कहते हैं ना सर टाइम नहीं मिलता, तो मैं हर व्यक्ति से एक प्रश्न पूछता हूँ, मैं थोड़ा लेट वाला पूछ रहा हूँ, कि सुबह 6 बजे से 8 बजे तक क्या करते हैं आप? कौन सी आपकी फैक्ट्री चल रही है, कौन सी इंडस्ट्री चल रही है, कौन से दोस्त हैं, कौन सी फैमिली को आप टाइम दे रहे हैं? सिर्फ आप सो रहे हैं। मैं थोड़ा और पहले बात करता हूँ, 5 से 7 बजे तक आप क्या करते हैं? कुछ नहीं ना। तो ये वो समय है जो आप अपने आप को दे सकते हैं, और एक बार जब देना शुरू करेंगे ना तो आपको वो मज़ा आएगा, आपको लगेगा नहीं यार ये तो ज़िंदगी का सबसे गोल्डन पीरियड है। एब्सोल्युटली। तो इस गोल्डन पीरियड को मैं 4:40 तक ले गया, 4:40 से लेकर और 8:50 तक, 8:45 बजे तक मैं ये समय अपने लिए बिताता हूँ। चाहे मैं ट्रैवलिंग पर हूँ, चाहे मैं सेमिनार में हूँ, वर्कशॉप में हूँ, किसी स्टेट में हूँ, किसी कंट्री में हूँ, ये पर्सनल मी टाइम है। और मी टाइम जब आप बढ़ाते जाएंगे तो आपकी कन्विक्शन जो है ना बहुत स्ट्रांग बनेगी। जी।
जी बिल्कुल सर। इसमें मैं पर्सनल सवाल एक पूछना चाहता हूँ, ये मेरा सवाल है पर्सनल, मेरी रियल लाइफ का सवाल है कि मैं सुबह उठता हूँ अधिकतर उठता हूँ 6 बजे 5 बजे, बट अमूमन अब बच्चे हैं, आई हैव 2 किड्स, तो कभी तो बच्चों के कारण रात को लेट सोए, कभी फंक्शन हो गया, कल रात मैरिज से आया हूँ मैं, एक मैरिज में गया था, या फिर नेटवर्किंग का कुछ अपना इवेंट हो गया, या फिर कुछ मिलने वाले लोग आ गए, डिनर हो गया किसी का, तो रात को 12-1 बजे तक चलेगा वो। उसके कारण उसके बाद भी आपके साथ भी पक्का होता होगा ऐसा? बिल्कुल। तो उसके बाद भी यू आर वेकिंग अप एट 4, इज इट पॉसिबल और व्हाट? हाँ, क्या होता है देखो, मेरा ना एक प्रोग्राम था जैसलमेर बटालियन के साथ BSF में। अरे वाह। तो वहाँ पर जब मेरी ट्रेनिंग हुई थी, ट्रेनिंग मैं दे रहा था, सेमिनार दे रहा था, तो मुझे लगा यार मैं 7 दिन के लिए यहाँ पर हूँ, तो मैं इनका कैंप भी अटेंड करता हूँ। तो वहाँ के मेजर थे महेश राठी। मैंने उनसे पूछा, सर मुझे ये बताएं आप, ये आपके जवान 2-3 घंटे सोते हैं, कोई 3-4 घंटे सोते हैं बस, तो ये इतने कम समय में नींद कैसे पूरी कर लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि अम्मी जी आपके हिसाब से कितने घंटे की नींद होती है? मैंने कहा सर मेरे हिसाब से 8 से 10 घंटे की नींद होती है। 8 घंटे की हो तो बढ़िया है, 7 घंटे हो तो भी ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, ये गलत कैलकुलेशन है। नींद ना तो 7-8 घंटे की होती है, ना 8-9 घंटे की होती है। कई बार आप फील करो, आप 8 घंटे सोते हैं उसके बाद भी अनफ्रेश होते हैं जी, आपको फ्रेशनेस नहीं लगती। कई बार आप 10 घंटे सोते हैं तब भी फ्रेश नहीं होते। कई बार आप 7 घंटे सोते हैं लेकिन अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं। इसका मतलब है, नींद का मतलब है आप डीप स्लीप में सोने की अथाह गहराई तक पहुंच के टच करके जब वापस आ जाते हैं तो आंख अपने आप खुल जाती है। इसका मतलब अगर आपको ये पता लग जाए कि नींद की गहराई के तले तक कैसे जाना है और वापस कैसे आना है, तो कितने भी घंटे हो नींद पूरी हो जाएगी। मैंने कहा सर मुझे समझ नहीं आया। तो उन्होंने ना डीप स्लीप की एक टेक्निक, एक ट्रेनिंग हमें कराई जो जवानों को कराते हैं। कहते जवान अगर 7 दिन भी युद्ध कर रहे हैं तो हर 7 दिन में, हर उतने दिनों में वो 2 घंटे में नींद पूरी कर लेंगे। मैंने कहा सर मुझे ये सीखना है। तो उन्होंने डीप स्लीप टेक्निक मैंने सीखी और समझ में आया कि नींद पूरी करने के लिए नंबर ऑफ आवर्स नहीं, नंबर ऑफ डीप डिप चाहिए। आप नींद की गहराई तक जाके वापस आ जाओ, उसमें 3 घंटे भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं, 7 भी लग सकते हैं। तो जब मैंने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया तो मैं 7 घंटे की नींद पर आया, फिर मैं 6 की नींद पर आया, फिर मैं 5 की नींद पर आया। फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि आज मुझे कितने घंटे में डीप स्लीप जाना है और कितने घंटे में वापस आना है। और ये जो मेडिटेशन करते हैं ये लोग इस बात को जानते हैं। जो लोग फिजियोथेरेपी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या डीप स्लीप या ध्यान मुद्रा में बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं, वो सब जानते हैं कि डीप स्लीप में कैसे जाना है और वापस कैसे आना है। तो इस पर जब प्रैक्टिस की तो मुझे समझ में आया, आप 12 बजे सो तब भी 4 बजे उठ सकते हैं, आप 10 बजे सो तब भी 4 बजे उठ सकते हैं, आप रात को 2 बजे सो तब भी 4 बजे उठ सकते हैं, आप 2 घंटे में भी डीप स्लीप पूरी कर सकते हैं। ये हर वो व्यक्ति जानता है जिसने इसको प्रैक्टिकल किया है, और हर व्यक्ति इसको ऑब्जेक्ट करेगा जिसने इसको फील नहीं किया। लाइक अ मेडिटेशन, सही कि 5 मिनट ध्यान में बैठो तो दुनिया के सारे विचार आपके मन में आ जाते हैं। लेकिन जब डीप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक, मैं 2.25 घंटे का डीप मेडिटेशन करता हूँ और वापस आने के बाद बॉडी को कॉन्शियस लाने में 2 से 3 मिनट लगते हैं। जब मैंने पहली बार रियलाइज़ किया था तो पहले 3 मिनट में मुझे लगा कि यार ये दुनिया का सबसे बकवास काम है। लोग झूठ बोलते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। लोग झूठ बोलते हैं, आंखें बंद करके बस बैठे रहते हैं ये मान के कि मुझे दिखाना है। लेकिन जब डीप मेडिटेशन में हमने जाना शुरू किया, डॉक्टर बिनी सरीन है, वो वर्ल्ड पीस फाउंडेशन की प्रेसिडेंट है। हमारे देश के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उन सबकी कोच हैं, ट्रेनर हैं। उन्होंने मुझे डीप मेडिटेशन सिखाया। अरे कि मेडिटेशन कैसे करना है। महेश राठी जी, उनसे मैंने डीप स्लीप टेक्निक सीखी। और बिलीव मी कि लाइफ में आप जो करना चाहें, सेम मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आपकी एनर्जी सेम रहने वाली है। लॉट ऑफ टाइम आई हैव टेकन 7 days वर्कशॉप, 3 वर्कशॉप पर डे, मॉर्निंग 8 to मतलब 3-3 घंटे की 3 वर्कशॉप, 9 घंटे पर डे, 7 दिन लगातार। और वो डीप मेडिटेशन और डीप स्लीप के बाद जो भी इसकी प्रैक्टिस करेगा वो उस तरह के कोचेस से बात करे, मेंटोर से बात करे, और जब प्रैक्टिस करेगा तो वो उसको हासिल कर सकता है। वाह, मुझे लगता है सर एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा स्पेसिफिकली फॉर डीप स्लीप। मज़ा आ रहा है सर। ओके, लॉट ऑफ थिंग्स वी लर्न टुडे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर लिटरली ऑडियंस ने, जो भी आप देख रहे हैं, आप बिजनेस छोटा करते हैं, बड़ा करते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, बिजनेस नहीं भी कर रहे हैं, दिस इज़ फॉर वन एंड ऑल, दिस पॉडकास्ट इज़ फॉर वन एंड ऑल। सर मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका कि आप यहाँ पर आए, समय मिला, मुझे किसी माध्यम से, यूनिवर्स की कॉल थी कि किसी माध्यम से मुझे आपसे मिलने का मौका मिला, आशीष भैया के माध्यम से मिलने का मौका मिला और मैं आप तक पहुँचा।
थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू जैन साहब। और आपके ऑडियंस के लिए 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। जब लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं, हर कदम पर आपको कोई ना कोई समस्या आने वाली है, पर आपको यदि आप उसको समाधान नहीं कर सकते जी। तो ऐसे व्यक्ति का चयन करो जिसके लिए वो समस्या छोटी है। ओह यस। और जब जब मेरी लाइफ में समस्याएं हैं, मैंने कविताएं लिखी, अच्छा जी। और वो कविताएं आज एल्बम के माध्यम से काफ़ी सारी मूवीज़ में भी आप सॉन्ग सुन सकते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉब्लम ही लेकर आती है जी। कि फिर सब मन माफिक होगा, फिर सब मन माफिक होगा, ना घबरा भूचालों से, एक राह निकल कर आएगी, मत चिंतित हो सवालों से। आज अंधेरा घना सही, आज अंधेरा घना सही, और आगे कुछ भी दिखे नहीं, कल रोशन होगा उजालों से, ना घबरा भूचालों से। और मेहनत कश इंसान अगर तू सपना एक सजाएगा, थोड़ी ताकत और लगा बस, सब तुझको मिल जाएगा। बढ़ा कदम और आगे चल बस, अरमा पूरा हो जाएगा, और मंजिल उनकी राह देखती जो आगे कदम बढ़ाएगा। फिर सब मन माफिक होगा, ना घबरा भूचालों से, एक राह निकल कर आएगी, मत चिंतित हो सवालों से। और जब सवालों के जवाब मिल जाए ना, तो अगली कविता क्या बोलती है कि ठान कर देखो हृदय में। जब तक आप कन्विक्शन के साथ चीज़ सही बिलीफ सिस्टम में लेके नहीं आएंगे ना, वो पूरी नहीं होगी। कि ठान कर देखो हृदय में, काम कोई मुश्किल नहीं, और तुम कभी भी ये ना सोचो नहीं ये मुमकिन नहीं। याद रखो कि तुमने सोचा ना किया तो कोई और कर जाएगा, और सपना ये मेरा ही था बस, मन में पछतावा रह जाएगा। इसलिए ठान कर देखो हृदय में, काम कोई मुश्किल नहीं, और तुम कभी भी ये ना सोचो नहीं ये मुमकिन नहीं। हमेशा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए शिद्दत से उस पर लगे रहें, समयबद्धता के साथ करें, और ऐसे लोग ढूंढें जिनको उसका सोल्यूशन पता है, तो आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो आपकी ऑडियंस को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जैन साहब, आप सेल्स पर काम करते हैं, मैंने पर्सनली मैंने आपको नहीं कहा, लेकिन आपके कमेंट्स में कई बार आप कमेंट्स देखना, मेरी टीम के कमेंट्स हैं जिन्होंने कहा कि सर इट्स अ ग्रेट सेल्स ट्रेनिंग। और कई बार हम हमारी सेल्स टीम को एक टास्क देते हैं कि भाई जब सेल्स की मीटिंग होगी ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ की, तो 5 की पॉइंट्स लेके आएंगे। तो उनमें से कई सारे लोगों ने कहा कि भाई ये की पॉइंट्स है ना, वो जैन साहब की वीडियो से हम लेकर आए हैं, और सर ये अब हम अपनी इंडस्ट्री में अब इम्प्लीमेंट करेंगे। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू दैट यू आर गिविंग ग्रेट कंटेंट ऑन द सेल्स फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशन, फॉर द ग्रोथ ऑफ पीपल, फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। दिल से आपका शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स।